So hello बच्चों, this is me your Suraj sir and this is Praveen sir. We welcome you all in Acharya Digital. कैसे हो आप सब लोग? I hope सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत बढ़िया सर, खूब मस्त होंगे। तो आज हम और प्रवीण सर मिलके आपको सिखाने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो गम हाइक गए आगे और हमने लाया रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलो सर आज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम बच्चों को बताते हैं। चलो बच्चों, मैं रेट ऑफ रिएक्शन से पहले थोड़ा सा आपको केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बता देता हूं कि केमिकल काइनेटिक्स कहां से आया है, क्या है, थोड़ा सा अपन इंफॉर्मेशन सीखते हैं इसके बारे में। ये बच्चों को मालूम होना जरूरी है। हाँ, ये बच्चों को मालूम होना जरूरी है, क्योंकि तो काइनेटिक्स ही नहीं समझ पाएंगे सर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, तो प्यारे बच्चों केमिकल काइनेटिक्स ना रेट ऑफ रिएक्शन को डील करने के लिए देखा जाता है। सिंपल, काइनेटिक्स डील्स विथ रेट ऑफ रिएक्शन, खत्म। मतलब कौन सी रिएक्शन फास्ट हो रही है, कौन सी रिएक्शन स्लो हो रही है, रेट कैसे निकालेंगे। रेट बोले तो वही स्पीड ना बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, अपन वही फाइंड करने वाले हैं इसके अंदर। सो आपको सिंपल एक लाइन बच्चों ध्यान रखना है, काइनेटिक्स डील्स विथ रेट ऑफ रिएक्शन, खत्म। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन को काइनेटिक्स डील करता है। जो ROR लिखा है दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, यस एग्जैक्टली रो ऐसा करना है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब काइनेटिक्स डील करेगा उसको। समय के साथ कोई रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट में बदल रहा है, कोई प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में आ रहा है, अगर बैकवर्ड रिएक्शन है तो, फॉरवर्ड रिएक्शन है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होगा। ये टाइम के साथ कैसे कंजप्शन फॉर्मेशन हो रहा है या किस तरीके से कितना फॉर्म हो रहा है, कितना डिसअपीयर हो रहा है, इसको रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल के साथ जैसे अगर अपन एक एग्जांपल कंसीडर करें, लेट्स सपोज A of A प्लस B of B चेंजिंग इनटू C of C प्लस D of D। अपने को पेन चेंज करने का पड़ेगा बेटा, पेन चेंज करेंगे। नहीं सर, ब्लैक लो, एक मिनट। ओके सर। So this is D of D। Let's suppose ये अपने पास एक कोई फर्दर एक रिएक्शन, हमने एक जनरल रिएक्शन कंसीडर किया। ये सब टीचर की बहुत फेवरेट रिएक्शन होते हैं, ऐसे बोलते हैं A of A, B of B, C of C। नहीं सर, अपन रियल एग्जांपल भी लेंगे ना सर अभी इसके बाद A of A प्लस B of B गिविंग C of C प्लस D of D। ये क्या है बच्चों? दिस इज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स फॉर दिस गिवन जनरल रिएक्शन, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ओके, अब अगर हम ये बोले कि A और B आपस में कंबाइन कर रहा है तो ये C और D बना रहा है। A और B कंबाइन करके C और D बना रहा है, मतलब A और B का अमाउंट धीरे धीरे समय के साथ कम हो रहा होगा और ये चेंज कर रहा होगा किसमें, C और D के अंदर। तो टाइम के साथ किसका अमाउंट डिक्रीज हो जाता है बच्चों, A का और B का। और टाइम के साथ अमाउंट इंक्रीज किसका हो रहा है, C का एंड D का। सो वी कैन सिंपली राइट दिस एज माइनस D ऑफ A बोले तो dt। ओके करेक्ट सर। डिवाइडेड बाय दिस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट A। ओके, तो इक्वल्स टू, हाँ सर, हुआ ऐसे कि आपने जो लिखा है तो इसके बाद फिर आपने जो A लिखा है, हाँ, तो यही A, ये डिवाइड है, ये भी डिवाइड, तो A यहाँ से लिखेगा तो चलेगा क्या? हाँ बिल्कुल चलेगा ना, 1/A भी कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आपको ऐसा माइनस D ऑफ dB बाई dt डिवाइडेड बाय दिस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल b इक्वल्स टू D of concentration of C by dt divided by this small c, correct sir, equals to D of concentration of D divided by dt upon D। स्मॉल d, अलग वाला D तो अलग था ये बेटा। अब हो सकता है सर किसी बच्चों के अंदर मन में ऐसा डाउट आ रहा होगा, सर आपने इसको इस A B C D से क्यों डिवाइड किया? मैं उसके लिए भी आपको बताता हूं प्यारे बच्चों, लगे हाथ अभी के अभी देखो। लेट्स सपोज ट्वाइस ऑफ A चेंजिंग इनटू थ्राइस ऑफ B, ये कोई रिएक्शन है। तो आपको पता होगा नॉर्मल मोल कंसेप्ट के हिसाब से कि A के जितने मोल्स कंज्यूम करेंगे B के उतने ही मोल्स फॉर्म करेंगे। ये बेसिक रिएक्शन टेक्निक है कि A के जितने मोल कंज्यूम करेंगे B के उतने मोल बनेंगे। तो मान लेते हैं कि इसके 2 मोल कंज्यूम कर रहे हैं तो इसके 3 मोल फॉर्म कर रहे हैं। दिस इज द बेसिक स्टोइकोमेट्रिक रिलेशन। इसका मतलब इसके 1 मोल के करस्पॉन्डिंग इसका 3/2 मोल बन रहा होगा। So we can also write this as number of moles of A formed equals to, sorry, number of moles of A consumed, ये गलती आपको दोबारा नहीं करना है। number of moles of A consumed equal to number of moles of B formed। करेक्ट सर। इसी को हम इसके
स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भी डिवाइड करके लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए फॉर्म बाई 2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स बी फॉर्म डिवाइडेड बाई 3। ऐसा कैसे? क्योंकि ए जितना कंज्यूम हुआ है। हाँ सर, ये प्यार से लिखते सर। ओके चलेगा ना, चलेगा। हाँ शायद समझने में कुछ बच्चों को दिक्कत हो रहा होगा, अच्छी तरह से करेंगे सर, इसको अच्छी तरीके से करते हैं ताकि सबको समझ में आए। चलो प्यारे बच्चों, सर ने आपका काम आसान कर दिया। अभी देखो इसको क्या लिख रहे हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंज्यूम्ड इक्वल्स टू, म्हणजे खत्म झाले संपले, इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी फॉर्म्ड। दिस इज बेसिक स्टोइकोमेट्रिक रिलेशन। अब इसी चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड करा दिए, इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करा दिए। इसके लिए मैंने आपको सिखाया था 2 के करस्पॉन्डिंग कितने मोल्स मिल रहे हैं 3, तो इसका मतलब A के करस्पॉन्डिंग कितने मोल्स मिलेंगे 3/2। अब देखो आप ध्यान से, ये जो B के फॉर्म्ड मोल्स हैं क्या इस 3 को लेके आएंगे तो 3/2 ऑफ A कंज्यूम्ड होगा। यही हमने सीखा था, A के कंजप्शन के करस्पॉन्डिंग 3/2 बनेगा, 1 के करस्पॉन्डिंग 3/2। तो कुछ नहीं करना अपने को, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से जस्ट डिवाइड कर देना है। अब ध्यान से देखो, अभी अभी सर ने जब स्टार्ट करा था हमने तभी भी बोला था कि ये जिस तरीके से डिसअपीयर हो रहा होगा ये उस तरीके से फॉर्म हो रहा होगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो ये क्या रेट बताता है? रेट का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू, इसलिए सर हमने ये ग्राफ यहाँ पे रखा। एग्जैक्टली ये ग्राफ वही बताता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर लिया था कि यहाँ पे। तो सर ने जो बताया अभी रिएक्शन A प्लस बी, इससे बना रहे C प्लस डी, तो A और B क्या होगा? खत्म होगा, संपेलना बे, बिल्कुल 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 संपेलना। हाँ ओके, सर को भी समझ रहा है। आणि C आणि D काय होईल? बनेल बनेल बनेल, A आणि B संपेल, B आणि D, C आणि D बनेल। ओके डन, सो बनेगा। तो ये रिएक्टेंट है सर, तो रिएक्टेंट क्या हो गया? समय के साथ कम होंगे, कम हो रहा है। तो ये इक्वल टू 0 जब टाइम हमने कंसीडर किया है सब, तब इसका कुछ ना कुछ अमाउंट था अपने पास। जैसे जैसे समय आगे आगे बढ़ रहा है इसका अमाउंट धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, और प्रोडक्ट बिल्कुल शुरू में कुछ भी नहीं था और ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो ये C प्लस D बढ़ेगा, मतलब बढ़ेगा, और A प्लस B कम होगा। A प्लस बी जो है अपना डिक्रीज होने वाला है, इसका अमाउंट समय के साथ डिक्रीज हो रहा है। ये बिल्कुल कुछ बच्चों वही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे वेलोसिटी होता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, बिल्कुल सेम वही चीज यहाँ पे करना है अपने को। रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन, दैट सिंपल, और कुछ नहीं करना, एकदम बिल्कुल कोई माथा नहीं लगाना ज्यादा, आपको दिमाग कुछ नहीं लगाना एक्स्ट्रा। चलो ठीक है, अब मैं सर ने जब ये ग्राफ की बात करी तो इस ग्राफ पे मैं एक चीज आपके साथ डिस्कस कर देता हूं प्यारे बच्चों। इस ग्राफ का स्लोप निकाल सकते हैं हम किसी भी टाइम पे, और ये स्लोप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो मैंने एग्जांपल लिया था इसीलिए लिया था। ये स्लोप हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो एवरेज कंसीडर करके या इंस्टेंटेनियस कंसीडर करके। We can consider this as average or instantaneous both. Average मतलब हम एक selected टाइम फ्रेम के आसपास लेंगे, और instantaneous मतलब किसी भी टाइम रेस्पेक्ट पे लेंगे। अब देखो मैं क्या बताने वाला हूं आपको, मैं इसको करता हूं यहां से कट ताकि बोर्ड अपना फ्री कर सकूं मैं, और फिर उसके बाद हम इसको लेके आते हैं, पूरा डिटेल समझाते हैं आपको इसके रिगार्डिंग। चलो, अगर हम A गिविंग B रिएक्शन की सिर्फ बात करें, एक सिंपल रिएक्शन कंसीडर करते हैं, A गिविंग B, कुछ नहीं, तो हमको पता है कि समय के साथ A का कंसंट्रेशन डिक्रीज होने वाला है और B का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने वाला है। दैट सिंपल। A जैसे जैसे डिक्रीज करेगा B वैसे वैसे फॉर्म करेगा। तो ये स्मॉल d हम लोग एक इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए लिखते हैं। अब सर यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगा रहे हो? बिकॉज बेटा रेट एक पॉजिटिव वैल्यू होती है और ये खुद डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इसके साथ पहले से माइनस है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने माइनस लिखा है। और b का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो इसका चेंज वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए यहां पे कोई एक्स्ट्रा साइन लगाने की अपने को जरूरत नहीं है। ओके, अगर हम एवरेज रेट लिखना चाहें तो एवरेज रेट सवाल सीटी में पूछा है, प्रीवियस ईयर जाके चेक करना, पीवाईक्यू में आपको मिलेगा एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट का सवाल। अगर हम इसको एवरेज रेट के हिसाब से लिखे तो कैसे लिखेंगे? वी विल राइट डेल्टा ऑफ ए बाय डेल्टा टी, दिस इज एवरेज रेट, एंड वी कैन राइट दिस एज, और माइनस साइन लगाना नहीं भूलना है अपने को, डेल्टा ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय डेल्टा टी। चलो, तो ये साथ साथ में मैंने आपको एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट भी बता दिया। अब इसके बाद क्या सिखाने वाले हो सर आप? हमारा हेडिंग क्या है प्यारे बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब हम लोग फटाफट मूव करके आ जाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ये पेन को क्या हुआ सर? बड़ा प्यार लगता है सर इसको, पेन को तो
ओके 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 बच्चों, अब हम लोग जस्ट आते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। मैं फिर से वही सेम एग्जांपल लेके आऊंगा क्योंकि वही बहुत सुविधा है अपने को यूज करने में। ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी चेंजिंग इनटू सी ऑफ सी प्लस डी ऑफ डी। ओके 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 ओके, सो वी कैन राइट दिस एज माइनस ऑफ डी ए बाय डी टी डिवाइडेड बाई ए, मैं इसमें सिर्फ एक ए का यूज कर रहा हूं और एक सी का यूज कर रहा हूं, इक्वल्स टू डी ऑफ सी बाई डी टी डिवाइडेड बाई सी। ये क्या होता है प्यारे बच्चों? दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। किसका रेट ऑफ रिएक्शन? ए का रेट ऑफ रिएक्शन। ये इस स्पेसिस का रेट ऑफ रिएक्शन है। दिस इज डीसी बाई डी। ये किसका रेट ऑफ रिएक्शन है बच्चों? दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी। इसी तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी निकाल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डी निकाल सकते हैं, और इन सबके इक्विवेलेंस रिलेशन को ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। मैं ब्लैक पेन लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। इसको ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इन सबको इक्विवेलेंस करके अपन प्यारे बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर लिख सकते हैं। अब इसमें काम का चीज क्या है, मैं क्विकली रिवाइज कराता हूं आपको। जब कभी भी ए प्लस बी गिविंग सी प्लस डी टाइप कोई रिएक्शन दिया हो तो हम लोग हर एक स्पेसिस का इंडिविजुअल रेट को उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करा के इक्वल टू ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। दैट सिंपल। ग्राफिकली भी आपको सारी चीजें बता दी गई कि समय के साथ रिएक्टेंट धीरे धीरे खत्म होता है और प्रोडक्ट धीरे धीरे फॉर्म होता है। बरोबर का? चलो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन के बाद सो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन अभी हम समझ जाने वाले हैं, है की नाही? सो फॅक्टर्स अफेक्टिंग में सर, फॅक्टर्स अफेक्टिंग मध्ये पहिल्यांदा आहे कॉन्सन्ट्रेशन, त्याच्यानंतर टेम्परेचर और उसके बाद कैटलिस्ट। उसके बाद कैटलिस्ट। एक एक करके हम लोग सब सीखेंगे। एक एक करके सब सीखेंगे हम लोग, एक एक करके सब सीखेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। सो तीन फैक्टर्स होता है बच्चों, प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट। एक कंसंट्रेशन, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा कैटलिस्ट। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कंसंट्रेशन। अगर आपको कंसंट्रेशन वाला पार्ट समझ में आ गया ना, 50 से 60% सवाल आपके ऐसे ही लग जाएंगे केमिकल काइनेटिक्स के, गारंटी है। चलो अब कंसंट्रेशन सीखते हैं हम लोग कि कंसंट्रेशन पे ये रेट ऑफ रिएक्शन आके डिपेंड कैसे करता है। सो प्यारे बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन रेज्ड टू द पावर समथिंग दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। चलो खेल यहीं से शुरू होने वाला है। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके ऊपर एक चीज वैल्यू लिखी होती है, उसी वैल्यू को हम लोग कहते हैं ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, रिएक्शन के ऑर्डर अगर आपने पढ़े होंगे, आपके दिमाग में होगा, वो ऑर्डर यहीं से आता है। कंसंट्रेशन के पावर में लिखी गई वैल्यू को अपन ऑर्डर कहते हैं। अच्छा सर, तो एखादा एग्जांपल लेके फिर हम बना सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया, जनरल एग्जांपल लिया, ए प्लस बी, बिल्कुल बिल्कुल, इट गिव्स सी। और इस रिएक्शन का मुझे अगर रेट लिखना है बिल्कुल, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of A raised to the power something, okay, and concentration of B raised to the power something. Okay, We can write this. something सर ने जो बोला वो अलग लिखता बेटा, X and Y, X and Y लिखता। तो X and Y यहाँ पे X and Y होना जरूरी है सर? नहीं नहीं जरूरी नहीं है सर, ये एक अलग वैल्यू है, स्टोइकोमेट्रिक एक अलग वैल्यू है, वो अलग चीज है। तो मैं X लेकिन इसमें सर एक फैक्टर है सर बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बच्चों को भी बता रहा हूँ, अपन सीखने वाले हैं। कौन सा? एलिमेंट्री रिएक्शन नाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी बच्चों आएगा, अभी पिक्चर बाकी है, अभी आएगा। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर ये बहुत खूबसूरती होती है कि ये वही वैल्यूज होता है जो स्टोइकोमेट्री में होता है। ये सिर्फ वैलिड है एलिमेंट्री रिएक्शन में, बाकी दूसरे जगह नहीं, बाकी दूसरे जगह इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, ऐसे दो रिएक्शन आएंगे, वो आएगा, सीखेंगे अपन। एलिमेंट्री रिएक्शन में लगाना है, ये लगा सकते हैं। चलो डन सर, मतलब ये लिखा है, ये करेक्ट है? हाँ ये करेक्ट है, करेक्ट है, चलेगा चलेगा चलेगा। सो प्यारे बच्चों, आपके पास एक नॉर्मल, अभी मैंने आपको रिलेशन बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन रेज्ड टू द पावर ऑर्डर। अब अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है। हमें अगर कोई चीज रिजल्ट्स कैलकुलेट करना है तो वी नीड अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सो वी विल ट्राई टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, सो वी कैन राइट रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K टाइम्स कंसंट्रेशन रेज्ड टू द पावर ऑर्डर। अच्छा, ये क्या निकल के आ गया सर? इसी को प्यारे बच्चों हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन। अच्छा सर, इसमें अब ये K क्या है?
and this K is called as rate constant. This K is called as rate constant. दो नाम और बताता हूं आपको इसके, वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं और नॉर्मल रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं क्या, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट? या सर पूछते ना कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। Okay, उसके लिए हमको देखना पड़ेगा अलग अलग वैरायटी के, अपन अभी रिएक्शंस देखेंगे, ऑर्डर बेस्ड अलग अलग रिएक्शंस हम लोग अभी जस्ट लुक आफ्टर करने वाले हैं इसके बाद। उसमें ये डिटेल में आएगी। हाँ उसमें ये डिटेल में आएगी कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके चलो सबको ये पता चल गया बेटा नो कि हमें रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालनी है। कोई भी रिएक्शन देंगे तो ऐसे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी डायरेक्शन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और a रेस्ट टू x b रेस्ट टू y, b रेस्ट टू y चलेगा चलेगा चलेगा। अब इसमें एक लगे हाथ में आपको साथ साथ बता देता हूं, ये जो टर्म ऑर्डर है, अच्छा सर ये ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो किसी रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करी जाती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन, वैरायटी के रिएक्शन सब देखेंगे। तुम्ही सगळं चलो छान रिवाइज। ऑर्डर की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, इट कैन इवन बी फ्रैक्शन। ऑर्डर की वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, आपको ध्यान रखना है। हाफ ऑर्डर रिएक्शन सुद्धा अब सर ने अभी आपको एक रिएक्शन लिख के दिखाया है एग्जांपल के लिए, रेट इक्वल टू a की पावर x b की पावर y। तो ऑर्डर को स्पेसिफिक अलग अलग स्पीसीज के रेस्पेक्ट में भी अपन डिफाइन कर सकते हैं और ओवरऑल रिएक्शन के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। ये जो टर्म आपको x दिख रहा है प्यारे बच्चों, दिस x represents the order of the reaction with respect to species A. This y represents the order of the reaction with respect to species B. And if we have to calculate the overall order, then we will write this as x plus y, and this will give as the zero order, first order, second order, nth order, blah blah blah. जितने वैरायटी के आपको रिएक्शंस के ऑर्डर निकालने हैं वो अब निकाल सकते हैं। तो क्या सर हम मूव कर सकते हैं आगे? बिल्कुल श्योर सर, डन सर। टेम्परेचर कैटलिस्ट वार टेम्परेचर, हाँ उसके बारे में बच्चों को बताएंगे देते हैं अपन थोड़ा थोड़ा अभी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों, कंसंट्रेशन के जस्ट बाद का फैक्टर है अपना टेम्परेचर का फैक्टर। इसके बारे में अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिर भी अभी मैं थोड़ा सा आपको लिए चलता हूं, इसके बारे में बताता हूं कि टेम्परेचर बेस्ड क्या रिलेशन है रेट ऑफ रिएक्शन का। सो रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन होता है। इट्स अ टेम्परेचर डिपेंडेंट थिंग। हमारा रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है ये हम लोग सीखेंगे, जस्ट सीखेंगे अभी। इसके बाद टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, अपन अर्हेनियस इक्वेशन नाम से एक अलग कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। चलेगा क्या? अच्छा आपको पता होगा रिएक्शंस के अलग अलग नेचर होते हैं, एक्सोथर्मिक अलग, एंडोथर्मिक अलग। तो किस केस में टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, किस केस में घटता है, फॉरवर्ड के केस में क्या होता है, बैकवर्ड के केस में होता है, वी विल लुक आफ्टर इन डिटेल। ओके, थर्ड फैक्टर है अपना कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का नाम तो बच्चों ने पक्का सुना होगा आपने। कैटलिस्ट मतलब वो जो दिखाई ना दे, ऐसा दोस्त। हाँ सर बिल्कुल, ऐसा दोस्त होता है जो दोनों का झगड़ा लगाता है, बिल्कुल, और अपना खुद सेफ रह जाता है, रिएक्शन में कंज्यूम भी नहीं हो और रिएक्शन को पहुंचा भी दे जहां पहुंचाना है, जो ओरिजिनल डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचा दे और खुद बच के वापस आ जाए। हमारे दोस्त भी ऐसे होते हैं, दोनों का झगड़ा लगा दिया और खत्म, डन। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्टिवेशन एनर्जी बताएंगे सर क्या है इसके बारे में कुछ आप बच्चों को? हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी कोई भी रिएक्शन होने के लिए बेटा कुछ ना कुछ तो उसको मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, बिल्कुल सर, ताकि वो जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट अपने आप में एक्टिव हो जाए और एक दूसरे से टकरा पाए। सो टकराने के बाद बेटा रिएक्टेंट के बॉन्ड जब टूटेंगे तभी तो फिर प्रोडक्ट के बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो कोई ना कोई तो एनर्जी लगेगी बिल्कुल जो रिएक्टेंट को खुद से तोड़ेगी। तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने बेसिक सी रिएक्शन लिख दी A2 + B2 और इट गिव्स आगे जाके AB अगर है, बिल्कुल, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि पहले A के बीच में क्या था? बॉन्ड था। बिल्कुल। सिमिलरली B इस बात में जो सर बता रहे हैं आपको। ओके, फिर A के बीच में बॉन्ड टूट गया, पहले B के बीच में बॉन्ड टूट गया, और टूटने के बाद फिर यहाँ पे जाके A और B के बीच में बॉन्ड नहीं बना। तो यहाँ पे बॉन्ड क्या हुआ है सर? फॉर्म हुआ ना सर? बिल्कुल न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ। क्या हुआ सर? ब्रेक हुआ ना सर? ओके, ये ब्रेक हुआ ना सर? डन। ओके, तो आपको क्या समझ में आया एक्टिवेशन एनर्जी मतलब क्या होगी? यस सर,
एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब बच्चों, सर ने जो बहुत बढ़िया एग्जांपल लिया आपके सामने, जिसके पास थोड़ी भगवान ने बुद्धि दी होगी, तुरंत क्विकली समझ गए होगे वो, जिसने, मैं समझाता हूं आपको। देखो आप, सर ने आपको बताया कि A2 प्लस B2 से अपन AB फॉर्म करें, तो ये A2 पहले से बॉन्डेड है ना प्यारे बच्चों किसी के साथ, B2 पहले से किसी के साथ बॉन्डेड है। अब उन दो नए लोगों को आपस में बॉन्ड बनाना है, तो ओरिजिनल एग्जिस्टिंग बॉन्ड को अपने को ब्रेक करना पड़ेगा। अब ये ब्रेक कब होगा? आपको किसी को किसी से अलग करना पड़ता है तो कुछ चुगली करनी पड़ती है ना, ऐसे कोई अलग होता है क्या? नहीं ना, बिल्कुल वही सेम चीज यहां रिएक्शन में अपन अप्लाई कर रहे हैं। एनर्जी, क्या? एनर्जी। हम लोग एनर्जी खर्च कर रहे हैं काम आगे बढ़ाने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए। आए दिन नॉर्मल जिंदगी में यार अपन एक्टिवेट की बात करते हैं कि अपन एक्टिवेट हो रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या आपको? सो रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इसके रेस्पेक्ट में कोलिजन थ्योरी नाम की थ्योरी बहुत पॉपुलर है, मैं जरा सा उसके बारे में बता दिए चलता हूं आपको। जब कोई नॉर्मल सबस्टेंस या कोई रिएक्टेंट होता है, उसके इनफाइनाइट पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं, उस कोलिजन की वजह से नए लोग के फॉर्म होने की टेंडेंसी होती है। अगर वो कोलिजन्स बहुत इफेक्टिव कोलिजन्स होता है, मतलब निश्चित रूप से उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ नया बनने वाला है। बस वही स्टोरी चल रही है यहाँ पे। जैसे कि पहले ये था, ये ए ऐसे जुड़े थे, बिल्कुल। ओके, फिर ये बी था, ओके। तो फिर ऐसे कोलाइड होंगे क्या? बिल्कुल, हाँ सर, हो सकते हैं। वाह, कोलाइड होंगे। फिर कोलिजन अच्छा हुआ, प्रॉपर हुआ, तो फिर आगे जाके ये टूटेंगे। और इंपॉर्टेंट ये है कि इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, नॉन इफेक्टिव कोलिजन होगा तो ऐसा नहीं हो सकता। ओके, मतलब ये ऐसे टकराएंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ, ऐसे अगर सेम डायरेक्शन में नहीं टकरा रहे, कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई मतलब नहीं। ओके, तो पहले ये ऐसे, मेरे को लग रहा है कि ये ऐसे ए होगा और बी भी ऐसे होगा। बिल्कुल। ऐसे रहेंगे तो टूटने के चांसेस ज्यादा हैं। तो फिर ए और बी आपस में बच्चों इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो उसके बॉन्ड बनने के चांसेस बढ़िया हो सकते हैं। चलो, इफेक्टिव कोलिजन। अब ग्राफिकली इसको थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं प्यारे बच्चों। देखो, ग्राफ के अंदर में एक वाई एक्सिस पे हमने एनर्जी प्लॉट किया है और एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट प्लॉट किया है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट को ही रिएक्शन प्रोग्रेस कहते हैं। रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसको एक्स एक्सिस में प्लॉट कर रहे हैं, आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है उसको वाई एक्सिस में प्लॉट करा है। जब रिएक्शन कुछ नहीं था, क्या हर सबस्टेंस, हर ऑब्जेक्ट, हर रिएक्टेंट, हर इंसान, दुनिया के हर चीजों के पास कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी होती है क्या? हाँ या ना बोलो। हर चीजों के पास कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी होती है, बिल्कुल। तो हमारा रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हुआ था तब भी हमारे रिएक्शन के पास अपनी इनिशियल कुछ एनर्जी थी। उस एनर्जी को हमने वहां से इंक्रीज करना स्टार्ट किया। दो लोगों की अच्छी दोस्ती चल रही है, तीसरा बीच में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गया और वो उस बात को और धीरे धीरे करके उसको प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। सेम चीज अपन यहां कर रहे हैं, रिएक्टेंट को हम कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे अगर ये कोलिजन इफेक्टिव ना हो तो कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स इस कोलिजन को इफेक्टिव बनाने के लिए यूज में ला सकता है। बस वही एनर्जी को अपने को इस्तेमाल करना है और वो एनर्जी हमारे मॉलिक्यूल के एनर्जी को इतना एक्सेस ऊपर कर देगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। कोई मॉलिक्यूल दुनिया में जितना ज्यादा स्टेबल है उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं बच्चों, आप ध्यान रखना इस चीज को। और जिसकी पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम। तो आप बताओ, आपने इसकी एनर्जी को बढ़ा के क्या इसकी स्टेबिलिटी को बिगाड़ दिया? इसका मतलब क्या ये अनस्टेबल होने के बाद फिर से स्टेबल होने की कोशिश करेगा? अब ये यहां पहुंचने के बाद वापिस भी आ सकता है और आगे भी जा सकता है। yes. आगे जाने के बाद अब जब प्रोडक्ट में पहुंच रहे हो तो आप जरा देखो, क्या ओरिजिनल एनर्जी से भी कम एनर्जी हो गई इसकी? मतलब ये पहले से भी ज्यादा स्टेबल हो गया, इसलिए ये प्रोसेस होना चाहेगा। अब ओरिजिनल रिएक्टेंट से स्टार्टिंग के इस टॉप मैक्सिमा पॉइंट तक जाने के लिए जो एनर्जी हमें खर्च करनी पड़ती है उसी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और क्या ये फॉरवर्ड प्रोसेस है? बिल्कुल। तो इसलिए हम लोग इसको कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी के साथ अगर आप प्रोडक्ट पे हो, आप रिएक्शन को आप पीछे लाना चाहो तो आप देखो अब आपको कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी? इतनी ज्यादा। बढ़िया कौन प्रोसेस था, आगे आना रिएक्शन का या बैकवर्ड जाना? आगे आना रिएक्शन का बढ़िया था, इसलिए रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये ग्राफ यहीं पे रुक जाता बच्चों,
इस येलो लाइन से ऊपर ही रुक जाता तो क्या इसके वापस जाने की भी टेंडेंसी होती, क्योंकि बैकवर्ड में कम एनर्जी खर्च करना पड़ता, तो ये रिएक्शन वापस चला जाता। उसको हम लोग लिखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड, और इन दोनों के एनर्जी गैप को डेल्टा एच कहते हैं इंथैल्पी, जिससे हम लोग रिएक्शन का एक्सोथर्मिक या इंडोथर्मिक नेचर निकालते हैं। बरोबर का? चलो अब इसके साथ में लगे हाथ आपको अर्हेनियस इक्वेशन डिस्कस कर देता हूं। अभी जस्ट हम लोगों ने रेट कांस्टेंट देखा था, अभी अर्हेनियस क्या है, कोलिजन थ्योरी थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, उससे एसोसिएटेड ही चीज है। एक इक्वेशन है जो हमें टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट में एक मैथमेटिकल रिलेशन निकाल के देता है। अच्छा सर, तो ये कैसा एक्सप्रेशन होता है? द एक्सप्रेशन इज, इसके लिए तो अपने को पेन लेना पड़ेगा, बिना पेन लिए तो लिख नहीं सकते। चलो क्या आ गया? अच्छा, क्या एक्सप्रेशन होता है सर? द एक्सप्रेशन इज K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EA माइनस RT, K इक्वल टू A E की पावर माइनस EA बाई RT। चलो ये इसको छोड़ो। सो दिस इज द एग्जैक्ट रिलेशन फॉर द अर्हेनियस इक्वेशन, K इक्वल टू A E की पावर माइनस EA बाई RT। अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये EA क्या होता है। दिस EA इज द एक्टिवेशन एनर्जी, ये फॉरवर्ड भी हो सकता है और बैकवर्ड भी हो सकता है। दिस T इज टेम्परेचर, R इज गैस कांस्टेंट नॉर्मल, A का वैल्यू क्या होता है सर? द A इज अर्हेनियस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आपको रिएक्शन के अंदर दे की रखी होगी, तो इसलिए आप निकाल सकते हो नॉर्मल रिलेशन। K किसके प्रोपोर्शनल होता है? E के पावर माइनस EA बाई RT के। इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमने हटाया है तो हमें एक नया कांस्टेंट मिला जिसका नाम है अर्हेनियस कांस्टेंट। ओके, अब ये E के टर्म्स में अच्छा लग रहा है क्या? नहीं ना? किसके टर्म्स में अच्छा लगेगा? लॉग में, ln में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट दोनों तरफ ln ले लेते हैं बच्चों। सो ln K इक्वल्स टू ln A E की पावर माइनस EA बाई RT। बस फटाफट जल्दी देखो इसको। अब log m इंटू n की प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n, बस इसको जल्दी से अलग कर लेते हैं। दिस इज ln A, और ln E बेस E की वैल्यू कितनी होती है? 1 के बराबर, और ये log का पावर बाहर आ जाएगा। जिनको मैथ्स में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है उनको पता चल गया होगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। सो वी हैव ln K इक्वल्स टू ln A प्लस माइनस EA अपॉन RT। क्या आपको एक अच्छा चीज लग रहा है इसमें? हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि टेम्परेचर डिपेंडेंस समझाऊंगा आपको रेट ऑफ रिएक्शन का। देखो क्या हम लोग एक रिलेशन निकाल के लेके आ गए। हमारा टेम्परेचर का वैल्यू, T का वैल्यू, पेन चेंज करते हैं अपन, हमारा टेम्परेचर T का वैल्यू और ln K रेट कांस्टेंट के आपस में रिलेशन में है, मैथमेटिकल रिलेशन में है। सो K डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? 1 बाई T के ऊपर। अब इसके लिए हम चाहें तो एक ग्राफ बना सकते हैं। बच्चों मैं आपको ग्राफ बनाता हूं, इसको यहां से उड़ाते हैं। अब आपको ग्राफ बना के बताता हूं मैं इसका, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। चलो क्विकली देखते हैं इसका ग्राफ हम लोग, कि इसका ग्राफ कैसा होगा। देखो हम लोग y एक्सिस पे प्लॉट किए बच्चों ln K। रिलेशन क्या था अपने पास? ln K इक्वल्स टू, मैं नीचे लिखता हूं, वी हैव रिलेशन ln K इक्वल्स टू ln A माइनस EA बाई R इंटू 1 बाई T। अब देखो हम लोग इसमें क्या यूज करने वाले हैं। y एक्सिस पे बच्चों हम लोगों ने ln K को पुट किया है और x एक्सिस पे हम 1 बाई T को रखेंगे। तो क्या आपको लग रहा है ये स्लोप एक निगेटिव स्लोप है? ये एक निगेटिव स्लोप है, इसका मतलब इसका ग्राफ ऐसा आएगा। आएगा क्या? ये एक निगेटिव स्लोप का ग्राफ है। इसका थीटा का वैल्यू कितना है? मोर देन 90 डिग्री। ये एक निगेटिव स्लोप का ग्राफ है, बरोबर का? ओके ओके ओके। चलो अब मैं जो ऑब्जर्व करा रहा हूं उसको बस आपको क्विकली एक नजर में समझना है। टेम्परेचर के वैल्यू को बढ़ाओ, टेम्परेचर के वैल्यू को बढ़ाओ, तो इसका मतलब 1 बाई T की वैल्यू घटेगी क्या? 1 में बड़े नंबर से डिवाइड करते जाएंगे तो फ्रैक्शन का रिजल्ट घटता जाएगा क्या बच्चों? इसका मतलब 1 बाई T की वैल्यू घट रही है। इसका मतलब क्या हम लोग रिएक्शन में पीछे की तरफ आ रहे हैं, और रिएक्शन में जैसे जैसे पीछे की तरफ आ रहे हैं क्या K की वैल्यू बढ़ती जा रही है? इसका मतलब ln K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। मतलब रेट कांस्टेंट K की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी?
टेम्परेचर पे, टेम्परेचर जितना ज्यादा रेट कांस्टेंट की वैल्यू उतनी ज्यादा। बस यही मेरे को रिलेशन एस्टैब्लिश करना था, जो रिलेशन मैंने आपको मैथमेटिकली एस्टैब्लिश कर दिया, ताकि आप ये भी ना कहो कि सर आपने ऐसे ही बता दिया था। मैंने प्रॉपर इक्वेशन के साथ आपको एक्सप्लेन करके बताया है। क्या बात है सर, मस्त। और बच्चों को ये नेगेटिव स्लोप क्यों आया, तो इसलिए बेटा आपने मैथ्स में वो पढ़ा होगा, बिल्कुल, है कि नहीं। इक्वेशन में यहाँ पे लिख दूंगा y इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, mx प्लस सी, mx प्लस सी। ओके, बस यहाँ पे वही लिखा है सर ने, इसको बनाया y, सर ने इसको बनाया mx। ओके, ये माइनस है यहाँ पे, बिल्कुल, और ये बेटा ये c है यहाँ, हाँ इंटरसेप्ट, हाँ तो ये c इंटरसेप्ट है। तो y एक्सिस पे लिया ln के, वो होगा बेटा ये y एक्सिस पे देखो। ओके, x एक्सिस पे क्या लिया सर ने, 1/t। यस, तो ये m की वैल्यू थी बेटा, m की वैल्यू थी ये mx प्लस सी, तो m की वैल्यू बेटा देखना है क्या आ रही है, माइनस ए बाई आर, माइनस ए बाई आर टी। इसलिए बेटा इसका स्लोप नीचू 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 है, देखा नीचे नीचे है। तो इसलिए बेटा सर ने जो एक्सप्रेशन तेरे को बताया ना, वो तेरे को ठीक से याद रखना है। डन, चलो थैंक यू सो मच। और ये जो इंटरसेप्ट है सर, यही इंटरसेप्ट वैल्यू अपने लिए ln a के बराबर, ln a के बराबर होगी सर, बिल्कुल बिल्कुल। यस, नेक्स्ट। चलो बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग रेट लॉ एंड रिएक्शन ऑर्डर की तरफ। रेट लॉ एंड रिएक्शन ऑर्डर की तरफ हम लोग मूव करने वाले हैं कि ये रेट लॉ क्या होता है। आपण सांगितलं होतं सर की फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी बारी आई है सर। हाँ सर, उसकी बारी आ गई है। जो हम लोगों ने कहा था, हमने बच्चों को बोला, उसमें सब एक एक करके मूव कर रहे हैं हम लोग, धीरे 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 करके सब पे आ रहे हैं हम लोग। तो अभी रेट लॉ बताएं। अभी हम लोग रेट लॉ बताने वाले हैं। क्या हम लोगों ने अभी अभी प्यारे बच्चों रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा था, थोड़े ही देर पहले हम लोगों ने रेट लॉ एक्सप्रेशन नाम से एक चीज लिखा था। अगर आप लेक्चर सही से फॉलो कर रहे होगे तो आपको याद होगा मैंने क्या लिखा है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। देखो ये रहा अपने लिए रेट लॉ। ओके, क्या कहां गया ये पेन, कहां गया यार। ओके चलो, मिल गया, पेन मिल गया हमें। सो दिस इज रेट लॉ। हम लोग इस रेट लॉ के बारे में बात करने वाले हैं। इसके रेट लॉ के लिए मैंने आपको लिख के दिया था क्या ऐसा चीज, देखो ये जो सर ने भी बताया था आपको, a के पावर में x, b के पावर में y, जिसके लिए हम लोगों ने ऑर्डर डिफाइन किया था हर स्पेसिस के रिस्पेक्ट में, कि a के रिस्पेक्ट में x, b के रिस्पेक्ट में y। सर ने बताया था ओवरऑल ऑर्डर निकालने के लिए x प्लस वाई भी करेंगे। ये रिएक्शन भी याद है, a प्लस bp c प्लस dd, याद है क्या? डन। ओके 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 ओके, चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर इसी सेम कंसेप्ट का इस्तेमाल करके बच्चों हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग ऐसा लिखे तो क्या चलेगा, a के पावर में अगर हम 0 कर दे तो क्या हुआ इसका मतलब, इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा बच्चों। ये मान लो आप ऐसे लिए, इसके लिए लिख रहे हैं ए गिविंग सम प्रोडक्ट, हमें नहीं पता क्या बन रहा है, एक रिएक्टेंट है जो कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, वैसे रिएक्शन के लिए हमने ये एक्सप्रेशन लिखा, दिस इज अ रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ की बात कर रहे हैं, एनीथिंग रेस्ट टू 0 सर, ये एनीथिंग रेस्ट टू 0 तो 1 हो जाएगा, तो इसी को रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के भी, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, के आ गया। ओके, और ये 0 लिखा तो क्या हम इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे क्या, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो ये जो एक्सप्रेशन है किसके लिए लिखेंगे हम लोग, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखेंगे। सर ये ओ ऑर्डर लग रहा है सर, तो क्या हम बच्चों के लिए ऐसे लिख दे? हाँ सर, बिल्कुल 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 चलेगा। ओके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हीरो नहीं बे, जीरो लिखा है। तो बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लॉ क्या मिला, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट, खत्म। रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के। अच्छा सर, एक यूनिट वाले सवाल हमने सीईटी में देखे हैं, कभी पीवाईक्यू में, जिसने देखे होंगे उनको मिला होगा। तो चलो मैं आपको यूनिट डिफाइन करके बताता हूं, तो आगे जाके देखेंगे। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन प्यारे बच्चों, अभी जस्ट प्रीवियस में अभी जस्ट हमने क्या बताया था, कंसंट्रेशन डीए बाई डीटी बाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो अगर मैं सीधा आपको बोलूं कि दिस इज डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डीटी, बच्चों कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोलारिटी क्या, और dt सेकेंड, सो दिस इज मोलारिटी पर सेकेंड, चलेगा क्या, दिस इज मोलारिटी पर सेकेंड। सर इसको क्या मोल पर लीटर पर सेकेंड, मतलब मोल लीटर सेकेंड। हाँ चलेगा सर, चलेगा। सो वी कैन राइट दिस एज मोलारिटी सेकेंड इनवर्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। और सर ने आपको क्या बताया, कंसंट्रेशन मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो अपन इसको लीटर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं सेम। तो कुछ भी यूनिट आ सकता है, तो आप ध्यान रखोगे इस चीज का। अब मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। हाँ डन। अब सर इसमें आपने इसको क्यों बताया बच्चों, इसमें हमने इसके लिए आपको ये बताया है, अगर कभी रेट कांस्टेंट का यूनिट मोलारिटी सेकेंड इनवर्स
या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स दिया हो तो वो रिएक्शन कैसा होगा? जीरो ऑर्डर। ZERO, जीरो ऑर्डर। थैंक यू। सो हम लोग सिर्फ यूनिट के बेसिस पे भी रिएक्शन का ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं। कैसा ऑर्डर? जीरो Zero ऑर्डर। reaction। चलो फिर अब हम लोग मूव करते हैं सर किस ऑर्डर पे? अब हम लोग मूव करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे हम लोग देखते आता जे हैं। सांगितलं ते काय होतं, झिरो ऑर्डर रिएक्शन झाली. आता आपण फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शिकणार. चलो बच्चों फिर से हम लोग वही सेम चीज लिखते हैं। ए गिविंग सम प्रोडक्ट, हमें नहीं पता कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, इस बार हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन में लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर 1। डन. ये जो 1 आया क्या यही रिएक्शन का ऑर्डर कहलाता है? Yes, इसका sir. मतलब ये क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्या बच्चों? दिस Yes, इज sir. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या? Yes, ओके, sir. दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। करेक्ट सर. अब इसका यूनिट अपन निकाल सकते हैं क्या बच्चों? ये टास्क मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्या इसका यूनिट निकाल सकते हैं? मैं जस्ट हिंट देता हूं। रेट ऑफ रिएक्शन, मोलारिटी पर सेकेंड, कंसंट्रेशन ए के लिए मोलारिटी, तो क्या दोनों तरफ से मोलारिटी कैंसिल होगा, तो के इक्वल टू क्या सीधा सीधा अपन बोल सकते हैं के की यूनिट कितनी आ गई बच्चों? 1/सेकेंड मींस सेकेंड इनवर्स। किसी भी रिएक्शन के लिए अगर आपके के की यूनिट सेकेंड इनवर्स में दे रखी है मतलब रिएक्शन कैसा सर? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको मैं इसके पण अंदर। सर माझ्या भावांना हे नाही समजलं की 1/सेकंड कैसा है, ये कैसे कैंसिल किया. ये 1/सेकंड ये भी बताऊं क्या बच्चों को? तो ऐसे बोले क्या कि ये जो ए था इसका यूनिट था बेटा नो ये कॉन्सेंट्रेशन, बिल्कुल। और ये रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन बाय टाइम। कंसंट्रेशन बाय टाइम. Time. ओके डन. तो यहाँ का और यहाँ का कैंसिल हो कैंसिल हो गया तो के इक्वल टू आ गया 1/टाइम, दैट इज 1/सेकंड। फिर भी सर एक बार लिख के बता रहा ओके कैसे रहेगा. रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों क्या मोलारिटी बाय सेकेंड होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज मोलारिटी बाय सेकेंड। Second. और ये क्या के है और ए की यूनिट भी क्या मोलारिटी होगी, तो ये मोलारिटी molarity कैंसिल, done. इसका मतलब के इक्वल टू 1/सेकंड। उसी चीज को हमने सेकेंड इनवर्स लिखा। अभी मेरे को पता चला सर. थैंक यू सो मच सर. चलो बच्चों अब हम लोग जस्ट इसके बाद मूव कर रहे हैं। अब आपको आइडिया लग गया होगा बच्चों एक तरह से देखा जाए तो कि हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं। Yes, sir, yes, रिएक्शन sir. के लिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू लिख सकते हैं के इंटू ए की पावर 2। के इंटू ए की पावर 2, इसका मतलब ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अपना हेडिंग है बच्चों रेट लॉ एंड रिएक्शन ऑर्डर, हम लोग वही रिएक्शन ऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं अभी इसके अंदर। सो दिस इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब ये असाइनमेंट है आपका, हमने जीरो ऑर्डर सिखाया आपको, हमने फर्स्ट ऑर्डर सिखाया आपको। फाइंड द यूनिट ऑफ के फॉर सेकेंड ऑर्डर। मला 100% विश्वास है तू करणार. फॉर सेकेंड भारी ऑर्डर करणार. कमेंट में आंसर्स लिखोगे आप, ओके? चलो बच्चों हाँ. अब हम लोगों को सर डिस्कस करना है बच्चों के साथ रेट लॉ। ये रेट लॉ क्या है? अभी Yes, तो sir. बस हमने एक्सप्रेशंस लिख के दिखाए बच्चों को, रेट लॉ क्या होता है। ओके चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आपको सिखाते हैं रेट लॉ। रिएक्शन ऑर्डर्स क्या अभी अभी जस्ट हमने डिस्कस किया बच्चों, जस्ट अभी अभी आपको रिएक्शन ऑर्डर सिखाया। चलो 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 फटाफट करते हैं इसको अपन। रिएक्शन ऑर्डर तो मेनली प्यारे बच्चों 3 चीज आपको ध्यान रखना है, मैं तीनों के तीनों लिख रहा हूं। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर। ये 3 इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है जो अपने को ध्यान रहना चाहिए। इसके लिए एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं? रेट इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0। इसके लिए आर इक्वल टू के इंटू ए कंसंट्रेशन की पावर 1, और इसके लिए आर इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2। चलो मैं इसको थोड़ा सा पेन चेंज करके लिखता हूं। सर हम इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे कि अच्छा दिखे सर. ओके एक बार लिखेंगे सर. आर इक्वल टू आर इक्वल्स टू बच्चों के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0, और इन सब के लिए यूनिट ही बताया हमने आपको। चलो रिवाइज करते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए के का यूनिट क्या था? मोलारिटी पर सेकेंड। मेरे को याद है सर, मोलैरिटी पर सेकेंड. मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सॉरी मोल लीटर इनवर्स लीटर
पर सेकेंड। हाँ पर सेकंड, बिल्कुल। ओके, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ऐसा ही बोला और था। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या बताया हमने आपको, 1/2 मतलब सेकंड इनवर्स, और ये तो आपको असाइनमेंट दिया है। दोन्ही साइडला मोलॅरिटी दिलता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोन्ही साइड का मोलॅरिटी कैंसिल होता कैंसिल हो है, गया। 1/2 हाँ, ये वाला 1/2। और ये आपको असाइनमेंट दिया है, आपको खुद से निकालना है। 100% भरोसा है कि आप निकाल लोगे इसके आंसर। ओके, मला 200% भरोसा है, थैंक यू। चलो अभी हम लोग यही एक्सप्रेशन है जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस चुके, सफिशिएंट डिस्कशन हो चुका है अपना। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, इसके आगे अपन आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी चलो इंटीग्रेटेड रेट लॉ और हाफ लाइफ, कोर ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स। बच्चों ये आपको बहुत कंसंट्रेशन से समझना है, पूरे ईमानदारी के साथ इस चीज को समझ लोगे, आपके सवाल यूं बनने स्टार्ट हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंटीग्रेटेड रेट लॉ समझना, इंटीग्रेटेड रेट लॉ समझना स्टार्ट करते हैं। तो हमने अभी अभी जस्ट डिस्कस किया था। हाँ सर, अलग पेन से लिखेंगे तो ज्यादा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सर इसने व्हाइट कलर यूज करा है। सो अभी अभी हमने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर, तीनों ऑर्डर आपके साथ डिस्कस किया। यस, तीनों के रेट लॉ एक्सप्रेशन भी। यहाँ पे कुछ तो ऐसा था सर, a⁻0, यहाँ पे सिर्फ रेट इज इक्वल टू k लिखा है। सर a⁻0 का बच्चों को वैल्यू पता होगा ना, समथिंग a⁻0 इक्वल टू 1। ओके, k मतलब 0 इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए सीधा सीधा k लिख दिया नहीं है। और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है सर, a का पावर 1। अगर किसी का कुछ नहीं है तो मतलब उसका पावर 1। ओके, तो हम बोलते हैं सर जो चीज जिंदगी में एक ही होते हैं वो बताते हैं नहीं कि मेरे पास एक नाक है, मेरे पास एक दिल है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं बताते कि ना मेरा पहला दिल टूट गया, ऐसा नहीं होता बे, है कि नहीं? तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब एक है सर, और यहाँ पे सर है हाँ 2, तो हम बताते हैं दो। कि मेरे पास 2 कान है, तो इस कान को इस कान का बिल्कुल 2 है तो बताएंगे बेटा 2। सो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है जो बच्चों आपको पूरा हमने डिस्कस कर दिया। अब सर ये क्या लिखा हुआ है, ये तो 3 नई नई बातें लग रही है, बड़ी अलग अलग सी है, आखिर ये क्या है? ये ध्यान से देखो बच्चों, क्या लिखा हुआ है, हाफ लाइफ, आधी जिंदगी। हाफ लाइफ पीरियड सर, बेस्ट एग्जांपल मतलब मेरा एक दोस्त है, पिल्लू है। सो पिल्लू का सर वजन है 100 किलो। ओके सर, तो 100 किलो का 50 किलो होने के लिए जितना टाइम लगेगा? हाँ बिल्कुल, उसी को हाफ लाइफ कहेंगे, उसको हाफ लाइफ कहेंगे। मतलब क्या सर ने क्या बोला समझा आप, आपने रिएक्टेंट के 100 मोल लिए, 30 मिनट में जाके आपके 100 मोल घट के 50 मोल हो गए, तो इसका मतलब 30 मिनट आपके लिए रिएक्शन का हाफ लाइफ खत्म। ओके, सिंपल। मतलब 100 किलो का 50 किलो होने के लिए जो टाइम लगेगा उसको बोलेंगे हाफ लाइफ। 50 किलो का 25 किलो होने के लिए जो समय लगेगा उसको अपन बोलेंगे हाफ लाइफ। 25 के लिए 12.5 होने के लिए जो समय लगेगा उसको बोलेंगे हाफ लाइफ। क्या बात है। चल, और ये हाफ लाइफ के एक्सप्रेशन। हाँ, अब ये हाफ लाइफ के एक्सप्रेशन है। तो बच्चों को ये शायद क्यूरियोसिटी हो रहा होगा कि हाफ लाइफ के एक्सप्रेशन आ कहां से रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस रेट लॉ से अपन इंटीग्रेटेड रेट लॉ फाइंड करके ये वैल्यूज निकालते हैं। हाँ। तो मैं आपको सभी के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ बताऊंगा, आपको जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए। चलो जीरो ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है, जीरो ऑर्डर के लिए मैं आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ सिखाता हूं। जीरो ऑर्डर के लिए प्यारे बच्चों इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है CT इक्वल टू C0 माइनस KT। सर यहाँ पे CT C0 क्या लिख रहे हो? वी आर राइटिंग कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। एक सर्टेन T टाइम पर इसका कंसंट्रेशन C के बराबर है, T इक्वल टू 0 टाइम पे कंसंट्रेशन C के बराबर है, और एक टाइम के साथ कैसे वेरिएबल वैल्यू वेरी करेगा उसके लिए अपने पास ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, CT इक्वल टू C0 माइनस KT। अच्छा, ये CT C0 को सर A0 AT के टर्म्स में लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, अब अगर सर इसका हाफ लाइफ हम कैलकुलेट करना चाहे तो अभी पहले बच्चों आपको सर ने बताया ना, 100 का 50, 50 का 25, 25 का 12.5। ओके, तो आप मुझे खुद से बताओ, क्या शुरू में अपने पास, स्टार्टिंग में अपने पास इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था? C0। तो जब हाफ लाइफ होगा तो कंसंट्रेशन क्या आधा हो जाएगा? तो इसका मतलब CT की वैल्यू कितनी हो जाएगी? C0/2 इक्वल टू C0 माइनस K। और इस समय जो टाइम है, क्या उसी टाइम को हम लोग हाफ लाइफ कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। सो K इंटू T हाफ लाइफ इक्वल टू C0 माइनस C0/2, दैट इज अगेन C0/2। सो T हाफ लाइफ इक्वल टू C0/2K। ओके सर, अब तो आप पे भरोसा हो गया कि ये होगा, हो गया ना?
सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बच्चों क्या आया, C0/2 के, उसी को इसने A0/2 के लिखा है। C0 मतलब ओरिजिनल रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन, दैट सिंपल। अब वो कंसंट्रेशन कितना है, A0/2 के। कंसंट्रेशन जीरो मतलब T = 0 टाइम पे जो कंसंट्रेशन था। ठीक इसी तरीके से अपन फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालेंगे, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ की वैल्यू होगी, टी हाफ लाइफ की जो वैल्यू होगी बच्चों, वो ln2/k होगा। अच्छा सर, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ ln2/k कैसे होता है? क्या आप इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ बता सकते हो? हाँ बता सकते हैं ना, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे कैसे? ओके ओके ओके, चलो इसको भी अपन डिस्कस करते हैं कि ये कैसे आएगा। ध्यान से समझते रहो, तुरंत सीख जाओगे इस चीज को भी। ओके, सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बच्चों जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ का इक्वेशन होता है, दैट इक्वेशन इज ln C0/Ct = kT। सर ने अभी सिखाया था 100 मोल का 50 मोल होना, 50 मोल का 25 मोल होना, 25 का 12.5 होना। मतलब टी हाफ लाइफ पर कंसंट्रेशन Ct की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, C0/2 के बराबर होगा। सो दिस इज C0/2 = k T half life। ओके ओके ओके, सो C0 से C0 कैंसल, एंड दिस इज ln2 = k T half life। सो T half life = कितना हो गया बच्चों, ln2/k। सर अब तो 100% भरोसा है कि आपने जो बताया सही है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जो हम लोग हाफ लाइफ निकालते हैं, उसके इंटीग्रेटेड रेट लॉ के हेल्प से निकालेंगे, और वो आएगा k कंसंट्रेशन k इंटू कंसंट्रेशन, और 1/1 में। ध्यान रखना आप इस बात को। सो इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ, हाफ लाइफ। अच्छा सर ये क्या दिया है, तो ये अलग अलग स्लोप्स दिया है। एक में माइनस के स्लोप होता है, इसमें भी माइनस के स्लोप होता है, इसके अंदर प्लस के स्लोप होता है। ये आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ जब आप निकालोगे तो रेट लॉ के एक्सप्रेशंस में, इंटीग्रेटेड रेट लॉ के एक्सप्रेशंस में अपन सबके स्लोप्स फाइंड कर सकते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। चलो अभी इसके आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग? बिल्कुल बिल्कुल इसके आगे बढ़ सकते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ के कॉरस्पॉन्डिंग सभी के सभी हाफ लाइफ हमने कर दिए। चलो अपन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं। सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो हमने डील कर लिए। नाउ वी आर गोइंग टू डील विथ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है? स्यूडो का मतलब क्या होता? स्यूडो का मतलब फॉल्स। स्यूडो का मतलब क्या होता है बच्चों? स्यूडो मीन्स फॉल्स। The literal meaning of term pseudo is false। खोटारडी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मराठी में इसको बोलते खोटारडी सर। अच्छा अच्छा, खोटारडी। सो खोटारडी मतलब बताते कुछ अलग है, मतलब दिखाते कुछ अलग है, हाँ। और होते कुछ अलग होते है। कुछ अलग है। Okay। जैसे कि सर अगर एक जनरल एग्जांपल लें हम बच्चों के लिए, कि अपने पास अगर A + B नाम का कोई दो रिएक्टेंट है, और ये कोई प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मुझे नहीं पता किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको देख के मेरे को लग रहा सर, इसका जो ऑर्डर है, हाँ सर, वो कम से कम 2 तो आएगा सर। बिल्कुल। और इसके लिए मैं बच्चों के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन भी लिखता हूं, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 1। तो 1 + 1 2। इसका मतलब ये रेट ऑर्डर रिएक्शन का कितना आया बच्चों? 2। लेकिन सर इसमें एक पेच है जो बच्चों को शायद नहीं पता हो, मैं बच्चों को बताना चाहूंगा। वो क्या? हमने माना कि B का अमाउंट इतना ज्यादा है A से, इतना ज्यादा है कि हमें पता ही नहीं कितना ज्यादा। ये वही बात है कि 1000 लीटर पानी में हमने 100 ग्राम चीनी डाल दिया, दैट सिंपल। ओके, मतलब चीनी तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन पानी इतना है, इतना है, इतना है, इतना है कि काउंट नहीं खत्म होगा या नहीं होगा इसका कुछ पता अपने को नहीं है। तो जब एक रिएक्टेंट के करस्पॉन्डिंग दूसरा रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत लार्ज हो, तो हम लोग रेट लॉ के एक्सप्रेशन में उस रिएक्टेंट को कंसीडर नहीं करते हैं। म्हणजे सर काय सांगतायत माहितीये, उसको सर मार्क है 99%, और हमारे दोस्त को मार्क्स है सर 35%। सो उन दोनों की कंपैरिजन हो ही नहीं सकते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसको 99 है बेटा, तेरे को 35 है, तो गलत बात है कि नहीं? गलत बात है। तो बी का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा म्हणजे लईच मोठी आहे बे, तिची आपली कंपॅरिझन होऊ शकते, सोडून द्यायचं। इसका मतलब सर बेसिकली बच्चों को मैं ये बताना चाहता हूं कि विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बी में जो चेंज होगा वो अपने को फील
नहीं होगा, लेकिन ए में जो चेंज होगा वो फील होगा। किसके रेस्पेक्ट में? बी के। अब 1000 लीटर पानी के साथ कोई हम 9000 लीटर या फिर सपोज करो 800 लीटर या 900 लीटर पानी लेके आ जाए या कोई दूसरा सबस्टेंस लेके आ जाए, तब उन दोनों के चेंज को अपन फील कर सकते हैं। लेकिन एक ज्यादा के रेस्पेक्ट में एक कम, तो ज्यादा वाले के चेंज को फील नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू होगा। सो वी कैन सिंपली राइट द रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K dash A की पावर 1. So this looks like a first order reaction. That's why it is called as pseudo first order reaction. मतलब इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिया होनी चाहिए थी सेकंड ऑर्डर, हाँ, लेकिन है फर्स्ट ऑर्डर। कंडीशन है सर, उसके लिए इंपॉर्टेंट जो बच्चों को ध्यान रखना है। ओके, एक का क्वांटिटी बहुत ज्यादा होना चाहिए दूसरे के रिस्पेक्ट में। उसके लिए हमने कुछ एग्जांपल्स भी लिए हैं। यहाँ पे लिखा है सर, सच अ रिएक्शन इन विच द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट रिमेन्स प्रैक्टिकली अनचेंज्ड। ओके, मतलब बी जैसा, बी जैसा, एंड द स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और अभी सर ने जो बताया था वो एग्जांपल बोले तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, मतलब हमने सुक्रोज लिया, साखरे पता है क्या? डन, केन शुगर लिया बे, C12H22O11। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? पढ़ा है मैंने, कितना होता है? बताओ बताओ बच्चों। 342 ग्राम। यस, 342 ग्राम होता है बच्चों, 342 ग्राम। इसके साथ पानी में मिलाए बेटा नो, आगे जाके बनाए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। लेकिन इसमें जो पानी है वो पानी बी जैसा रोल प्ले कर रहा है, बहुत एक्सेस क्वांटिटी में होगा बच्चों, बहुत एक्सेस क्वांटिटी में। ओके, ये हम कहेंगे रोल ऑफ बी पे कर रहा है कि नहीं? एग्जैक्टली बी वहां पे जैसा बहुत ज्यादा है इस वाला सर। डन। सो सेकंड एग्जांपल भी वही सर। सेकंड एग्जांपल हमने ईस्टर लिया है पहले बच्चों। ईस्टर का अगेन हाइड्रोलिसिस परफॉर्म किया हमने, तो ईस्टर के हाइड्रोलिसिस से एसिटिक एसिड और अल्कोहल बनता है। चलो इसी पे एक चीज पुरानी बात बताऊं क्या आपको? इस रिएक्शन को हम लोग एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। 10th में पढ़ी थी बेटा तूने। ईस्टर के हाइड्रोलिसिस से एसिड और अल्कोहल बनता है, इसको उल्टा कर दो। ईस्टर बनाने का तरीका है, उस रिएक्शन को हम लोग एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करके ईस्टर और वाटर बनाता है। पुरानी बातें बोलनी नहीं है अपने को। अलग अलग सर रिवर्स रिएक्शन देखेंगे तो एक से हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक से OH निकल जाएगा, पानी निकल के जाएगा। वाटर के रिमूवल से ईस्टर बनाते हैं अपन, इसलिए यहाँ पे सर हाइड्रोलिसिस लिखा है। और ये प्यारे बच्चों एक तरह का रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये भी आप ध्यान रखना। केमिकल इक्विलिब्रियम में भी बहुत काम का कंसेप्ट है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का। करेक्ट सर, यस। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग। The reaction which happens in a single step. सिंगल स्टेप, वैसे is called as elementary रिएक्शन। देखो हमने एक ग्राफ भी लिया है। इस ग्राफ के अंदर हम लोग देख सकते हैं, इन दिस ग्राफ, इस ग्राफ के अंदर क्या आपको कुछ ऑब्जर्व हो रहा है? रिएक्टेंट स्टार्ट होके एक्टिवेट हुआ। क्या अभी अभी हम लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी डिस्कस किया था? एक सर्टेन एनर्जी दिया हमने, एनर्जी देने के बाद ग्राफ एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होने के बाद वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। इसमें कितना, ये मैक्सिमा पॉइंट कितनी बार आया? एक बार। इसी मैक्सिमा पॉइंट को अपन ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ये कैसा, मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे सपोज करो अपने पास एक A2 नाम का स्पेसिस है, दूसरा अपने पास एक B2 नाम का, सर ने क्या आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था, A2 और B2 जुड़ता है तो A और B का नया बॉन्ड बनता है कि नहीं? टकराते एक दोनों, टकराते हैं। इसका मतलब ये A आपस में बॉन्ड टूट रहा होगा, B का बॉन्ड भी आपस में टूट रहा होगा, और A और B के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। इसी स्टेट को अपन ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। सर क्या आप डिफाइन कर सकते हो ट्रांजिशन स्टेट? हाँ बिल्कुल। Transition state is that point in a reaction in which bond breaking and bond making process happens at the same time. जिस समय पे बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों प्रोसेस एक टाइम पे हो रहा हो, उसी स्टेट को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। धीरे धीरे करके इस ए और बी के इंटरेक्शंस इंक्रीज होने लगेंगे और उसकी एनर्जी डाउन होते होते स्टेबलाइज हो जाएगी और वो प्रोडक्ट में बदल जाएगी। मतलब यहाँ पे सर हमें क्या मिलेगा? ए बी मिलेगा ना सर? ए बी मिलेगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहाँ पे A2 था, B2 था, यहाँ पे टूटने लगा, फॉर्म होने लगा, फिर फॉर्म हुआ और यहाँ पे आके सेटल हो गया। यहाँ पे आके सेटल हो गया। तो जिसके पास कम पैसा है वो ज्यादा स्टेबल होता है ना सर?
ओके, ज्याच्याकडे कमी पैसे वो हाँ, ज्यादा स्टेबल ज्यादा स्टेबल है सच है सर ये? हाँ, कम एनर्जी होगी तो जिसके पास ज्यादा सर नहीं सर, जिसके पास कम पैसे हो ज्यादा स्टेबल कैसे हो सकता है सर? ज्यादा ज्यादा पैसे होने चाहिए सर। नहीं सर, ज्यादा पैसे होने के बाद स्टेबिलिटी बिगड़ जाती है लोगों की बच्चों। कम पैसे में जिंदगी सुकून की होती है, खुले छत पे सो जाओ, कोई दिक्कत है, कोई लूट के नहीं ले जाने वाला। ओके सर, ये केमिस्ट्री वाला रूल है, याद रखना है हाँ। बेटा। जिसके पास कम एनर्जी हो ज्यादा स्टेबल होता है बेटा, याद रखना। हाँ done, sir। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या एलिमेंट्री रिएक्शन बच्चों हम लोगों ने सीख लिया? अच्छा ठीक है सर, एलिमेंट्री रिएक्शन से और क्या सीख सकते हैं? मॉलिक्यूलरिटी नाम का एक इंपॉर्टेंट टर्म है, मॉलिक्यूलरिटी। ये हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर सीखते हैं। सर एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप रिएक्शन, बिल्कुल, वो भी बच्चों के लिए मैं मेंशन कर देता हूं। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब बच्चों सिंगल स्टेप रिएक्शन, खत्म। सिंगल स्टेप रिएक्शन, दैट्स ऑल। ओके, एलिमेंट्री रिएक्शन में बच्चों लोग मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन करते हैं। सर मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। ओके, तो कौन सी भी केमिकल रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स पार्ट ले रहे हैं उसको मॉलिक्यूलरिटी बोल सकते हैं? नहीं सर, इसका भी एक क्राइटेरिया है। Okay. एट मैक्स एलिमेंट्री रिएक्शन में 1 मोल 2 मॉलिक्यूल या मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर सकता है, उससे सर, ज्यादा। यही कंसेप्ट हम बच्चों को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में पढ़ा है सर। कौन सी मॉलिक्यूलरिटी वाली? Molecularity। मॉलिक्यूलरिटी सर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए अपन डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ब्रेक कर करके डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट मॉलिक्यूलरिटी फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी इज वैलिड ओनली इन एलिमेंट्री रिएक्शन। सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन में अपन निकाल सकते हैं सर। एंड इसकी वैल्यू एट मैक्स 1 2 और मैक्सिमम 3 हो सकती है ओके, एट अ सिंगल टाइम। तो ऐसे रिएक्शन लिखी सर मैंने, ए से बन रहा है सर बी, बिल्कुल, तो क्या इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है हाँ सर? बिल्कुल। इस रिएक्शन के लिए अगर सिर्फ ए इन्वॉल्व हो रहा है इसलिए मॉलिक्यूलरिटी 1 होगा। ओके, और ऐसा हुआ सर ए प्लस बी लिखना चाह रहे हैं क्या सर हाँ, आप? सर, हाँ। ए प्लस बी गिविंग सी, इसके लिए अगर ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी। अगर इसको ए प्लस बी प्लस सी गिविंग डी कर दें तो मैक्सिमम ये 3 तक पार्टिसिपेट कर सकता है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 होगी। इससे ज्यादा अपन एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करा सकते हैं। ऐक दादा, आता सरांनी काय सांगितलं, सरने काय बताया, ए आहे ना एकटाच आहे की माणूस, ओके, तो ये इसकी मॉलिक्युलरिटी किती आहे? एक 2 आहेत ना, सो मॉलिक्युलरिटी 2, 3 आहेत ना, तो मॉलिक्युलरिटी 3। थोडक्यात नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन केमिकल एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलरिटी। डन सर, मुझे समझ में आया सर, थैंक यू सर। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बच्चों के साथ डिस्कस करने वाला हूं सर। अपने पास एक जनरल रिएक्शन है, लेट्स सपोज, सो इफ वी हैव अ जनरल रिएक्शन, अपने पास अगर एक जनरल रिएक्शन है A प्लस बी गिविंग सम प्रोडक्ट, A प्लस बी गिविंग सम प्रोडक्ट, और इसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखना चाहें, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K इंटू A की पावर 1 इंटू B की पावर 1। ये तो एलिमेंट्री रिएक्शन में यहां पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सर 1 था और 1 था, तो यहां भी हमने 1 1 लगाया। जो बात हमने बच्चों को पहले बताई थी कि एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जो ऑर्डर हर एक स्पेसिस के रेस्पेक्ट में होता है वही उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता। ये चीज सिर्फ यही वैलिड है, बाकी और कहीं नहीं। सो मॉलिक्यूलरिटी इज डिफाइंड इन ओनली इन एलिमेंट्री रिएक्शन। दूसरा नंबर बात, क्या मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू जितनी आई है, मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू जितनी आई है बच्चों 2, क्या वही इसका ओवरऑल ऑर्डर है? ओवरऑल ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी अभी कि एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड ओवरऑल ऑर्डर इज द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्शन। क्लियर क्या? बरोबर क्या? ओके 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 ओके। सो एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन होता है और जितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उस टाइम पे रिएक्शन के अंदर, वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगी। उसके बाद मॉलिक्यूलरिटी के साथ साथ हम लोग ओवरऑल ऑर्डर निकाल सकते हैं। जो मॉलिक्यूलरिटी होगा वही उसकी ओवरऑल ऑर्डर होगी, और ये स्पेशलिटी सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए वैलिड है। ओके, चलो एलिमेंट्री रिएक्शन के बाद अपन आगे बढ़ते हैं फटाफट। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और रेट डिटरमाइनिंग, चलो इसके लिए बहुत अच्छा सा एग्जांपल हमने पहले से ले रखा है प्यारे बच्चों, जस्ट देख लेते हैं तुरंत इसको। देखो आप ध्यान से देखो, A प्लस बी प्लस सी गिविंग ए बी सी, ये एक रिएक्शन है जो 2 स्टेप में फॉलो हो रहा है, जिसके अंदर पहला देखो आप, पहला A प्लस बी चेंजिंग इनटू ए बी और ए बी प्लस सी गिविंग ए बी सी। यहां पे आपको कुछ कॉमन लग रहा है क्या?
जब रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में हो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं, और उन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को अपन डिफरेंट डिफरेंट स्टेप में ब्रेक करेंगे तो ये अपने आप में एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये अपने आप में एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। सो डिफरेंट एलिमेंट्री रिएक्शंस के कॉम्बिनेशन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। इसके लिए अलग मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन कर सकते हो, इसके लिए अलग मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन कॉम्बिनेशन का मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जब अपन रिएक्शंस को ब्रेक कर करके लिख रहे हो तो उसमें जो स्पीसीज कॉमन होता है उसी स्पीसीज को हम लोग इंटरमीडिएट कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट। सो व्हाट इज इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन? AB is the intermediate in this particular reaction. ओके, तो सर एक बात जैसे मेरे को समझ में आई, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप है, बराबर सर, बराबर। ओके, जो सिंगल स्टेप में हुई सो एलिमेंट्री। ओके, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब जो स्लोएस्ट स्टेप होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर, स्लोएस्ट स्टेप। ओके, तो क्या ये ऐसे रिएक्शन में दिया होता है? मुझे सांगितलं सर का रिएक्शन ये यहाँ पे लिखा है सर, ये फिर मेरे को पता चला कि ये स्लो दिया है और ये फास्ट दिया है, तो ये ऊपर वाली कौन होगी? RDS, डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, RDS। और ये फिर जो फास्ट हुए वो इसको RDS नहीं बोलेंगे सर, इसको RDS नहीं बोलेंगे, तो सिर्फ RDS वाले क्वेश्चंस रहेंगे, ये RDS वाले सवाल रहेंगे। RDS वाले सवाल रहेंगे। और जो कॉमन है जो 2 बार दिख रहा है उसको आपने बोला इंटरमीडिएट या रिएक्शन इंटरमीडिएट। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके, अच्छा, स्लो वाले को ही RDS क्यों बोले, फास्ट वाले को RDS क्यों नहीं बोला हमने? क्योंकि जो धीरे धीरे हो रहा है उसमें चेंज पता चलेगा, जो बहुत जल्दी से होगा उसके अंदर चेंज पता नहीं चलेगा। तो रेट का जब इक्वेशन लिखेंगे तो स्लो वाले स्टेप को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, फास्ट वाले को ऑब्जर्व करने का समय नहीं है, इसलिए रेट का एक्सप्रेशन हम लोग स्लोएस्ट स्टेप से निकालते हैं, इसलिए वो RDS है। 2 आदमी, एक स्लो जा रहा है और एक बहुत फास्ट जा रहा है, तो हम किसको ऑब्जर्व कर सकते हैं बेटा? स्लो वाले को। स्लो वाले को ऑब्जर्व करते जो बहुत फास्ट भाग गया, अपने को पता भी नहीं चलेगा कि कैसे निकल गया, उसका शेप भी नहीं बता सकते अपन ढंग से, फास्ट गया। स्लो वाली स्टेप बोले तो रेट डिटरमाइन। तो बस इसमें इसके अंदर बच्चों जो सीटी के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली वो इंटरमीडिएट बेस्ड सवाल होते हैं, जिसके ऊपर हमने डिटेल डिस्कशन कर लिया कि उसका इंटरमीडिएट कैसा होता है। और सूरज सर, और एक चीज कि यहाँ पे जो लिखा है सर AB, ये कौन है? रिएक्टेंट, बिल्कुल। ये स्लो है, तो ये क्या है? ट्रांजिशन स्टेट 1 है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, फिर ये बना सर, ये इंटरमीडिएट है सर, ये फास्ट है सर, ये TS2। ओके, फिर ये प्रोडक्ट है, बिल्कुल सर। ओके, और ये रिएक्टर, ये रिएक्टेंट है। ओके सर, मुझे तो क्लियर हुआ सर, थैंक यू सो मच। रिएक्टेंट, ट्रांजिशन स्टेट 1, इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट 2 एंड प्रोडक्ट, बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। चलो नेक्स्ट जाते हैं। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों हम लोग। आखिरी हिस्सा जो हम लोगों ने पहले प्रॉमिस किया था आपसे, कैटलिस्ट के बारे में। बाद में पढ़ाएंगे। सर थोड़ा सा आपको कैटलिस्ट के बारे में बताएंगे अभी। नहीं रहे वही वाला दोस्त कि जो हम दोनों में झगड़ा लगा के एकदम मस्त वाले झगड़ा देख, बिल्कुल बिल्कुल सर, है कि नहीं? कुछ नहीं करता बेटा, रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं होता। ओके, सिर्फ देख लेता है। जैसे कि सर रिएक्शन में हमने कुछ ऐसी चीजें बोली सर कि जैसे A है एग्जैक्टली और B है, एग्जैक्टली, ये दोनों रिएक्शन ही नहीं कर रहे थे सर। हाँ, ओके, तो फिर हमने क्या किया, एक किसी आदमी को, तो हाँ, एक कैटलिस्ट एक किसी नाम के आदमी को लाया, एक बिल्ली को ले आया पकड़ के, मान के चलो। फिर इसने क्या किया सर, इसने A को बताया, अरे तेरे को पता है क्या B क्या बोल रहा था तेरे बारे में? हाँ, बिल्कुल। और फिर B को जाके बोला, अरे A पता है, जैसे सर बता रहे हैं ना आपको, एग्जैक्टली ऐसे ही दिमाग है, ऐसे ही ध्यान रखना, ऐसे ही, कभी नहीं बोलोगे, कभी नहीं। ओके, तो फिर ये दोनों झगड़ के बनाएंगे AB या कुछ भी बनाएंगे। तो ये जो आदमी था, ये चुपचाप बच के निकल जाएगा सर वहां से, ये फिर दिखेगा नहीं दोबारा। ये दोनों ने झगड़ा किया बेटा, नो एकदम मारामारी की मस्त पे, ये बस साइड में देख रहा है, पिक्चर देख के निकल गया, बस ऐसा। रिएक्शन में बेटा इसका कोई रोल नहीं बेटा। हो सकता है दोनों नहीं लड़ता, लेकिन इसको लगा के भाग गया हो। अब देखो लगा के कैसे भागा, ये पहले ही इस रास्ते से जाने वाला था, मतलब दोनों बहुत दूर था, बात नहीं कर रहा था दोनों एक दूसरे से, लड़ाई बंद थी, लेकिन इसने लगा दिया, इसका रास्ता बदल दिया। तो पहले रास्ता सर ये था क्या? पहले रास्ता ब्लू कलर वाला था सर, ऊपर वाला, ब्लू कलर, और एनर्जी बहुत ज्यादा देनी थी सर, और वो एनर्जी इतना मिलना बहुत मुश्किल है। ओके, तो रिएक्शन हो नहीं रहा था सर, मतलब दोनों को झगड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए था। एक तीसरा आदमी आया, उसने कहा मैं कुछ ऐसा बम फोड़ता हूँ, तुरंत करूंगा, तुरंत। तो उन्होंने वो दोनों का रिलेशन खराब कर दिया ना सर, झगड़ा दिया। ओके, अभी देखो सर, ये लेकिन बाद में फायदा भी हुआ है सर, बहुत स्टेबल प्रोडक्ट में चेंज हो गया सर। क्या बात है सर, सो फायदा भी है इसका, फायदा भी है सर, झगड़ा से करने से कुछ फायदा होता है, कुछ फायदा भी अच्छा होता है क्या? थैंक यू सर। बस एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी को
डिक्रीज कर देना ही कैटलिस्ट का काम है। हाँ, तो अभी तक हमने जो बताया वो भी चीज है, लेकिन साइंटिफिक टर्म में अगर कुछ याद रखना है, एंड दैट इज सर कैटलिस्ट का रोल क्या? कैटलिस्ट का एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना, रिएक्शन को ओरिजिनल पाथ से डेविएट करके दूसरे पाथ के थ्रू प्रोडक्ट तक लेके जाना, दैट सिंपल। पहले एक्टिवेशन एनर्जी में भी 10 होगी तो दूसरी एक्टिवेशन सपोज करते हैं पहले 10 किलो जूल पर मोल के हिसाब से एक्टिवेशन एनर्जी थी, तो बाद में घट के 2 किलो जूल पर मोल के हिसाब से हो गए, तो 8 से घट गया, उतना अमाउंट हम सफिशिएंट तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोडक्ट बन गया। ये है कैटलाइज्ड रिएक्शन, ये है अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। डन। ये है फ्री एनर्जी, ये बेटानो कोर्स ऑफ रिएक्शन। अभी इसके बाद में हम करेंगे बेटानो एकदम झपाझप वाले, एकदम मस्त वाले सीईटी के पेपर पीवाईक्यू के क्वेश्चन, जहां मैंने आपको बताया वो सब दिखाऊंगा आपको क्वेश्चंस के अंदर, ये टॉपिक ऐसा करके। तो चलो सर स्टार्ट करते हैं सीईटी के प्रीवियस ईयर सवाल अपन सॉल्व करेंगे। चलो सो बच्चों अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस केमिकल काइनेटिक्स का। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन अभी आपके सामने दिख रहा है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज। जैसा थ्योरी आपको हमने सिखाया है उसके अंदर हमने आपको मॉलिक्यूलरिटी निकालना सिखाया था बहुत अच्छे तरीके से। मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देके तुरंत समझाने का कोशिश करता हूं। अभी लेट्स सपोज अपने पास एक रिएक्शन है A + B गिविंग C + T। अगर हम लोग इसके रेट का इक्वेशन लिखना चाहें तो वी कैन राइट सिंपली रेट इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। देखो क्लियरली रिएक्शन के अंदर रिएक्शन के लिए नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग की बात कर रहा है, और इस रिएक्शन के अंदर जो हमने जनरल रिएक्शन लिया है इसमें A और B हमने रिएक्टेंट के रूप में लिया है, तो इसके इक्वेशन में हमने A और B दोनों के रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन को यूज किया है। कितने हैं? 1 और 1 2, सो द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन विल बी 2। इसी चीज को बच्चों हम लोग मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। हो सकता है किसी टाइम सेम सवाल को दूसरे तरीके से आपसे पूछे और आपको बताए कि बताओ मॉलिक्यूलरिटी कितना होता है। इसके लिए मैंने आपको ये भी डिस्कस कर दिया, तो इसका मतलब इस सवाल का डायरेक्टली जवाब अपन सीधे सीधे करेंगे मॉलिक्यूलरिटी। ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों 10-20 सेकंड देना से ऐसे सवाल को करने के लिए आपको कैसे सवाल में रुकना है, इससे जो अलग अच्छे वर्जन के सवाल होंगे वहां आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। चलो तुरंत हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट सवाल अभी हमारे सामने क्या आया देखो, नेक्स्ट सवाल डिस्कस करते हैं अपन। इसको जरा नीचे लेके आ जाए, ठीक है। चलो पढ़ते हैं सवाल। एक रिएक्शन दे रखा है अपने को 2N2O5 गिविंग 4NO2 + O2 इन लिक्विड ब्रोमीन इफ माइनस ऑफ DN2O5 बाई dt। इसको क्या बोलेंगे? अगर आपको थ्योरी थोड़ा सा भी ठीक से याद होगा बच्चों तो आपको पता होगा ये रेट ऑफ फॉर्मेशन है या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है। दिस इज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, जब रिएक्टेंट खर्च हो रहा होता है, इसलिए ये माइनस साइन यहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं फिर से रिवाइज कराने के लिए आपको बताता हूं। लेट्स सपोज अपने पास एक जनरल रिएक्शन है ट्वाइस ऑफ A + ट्वाइस ऑफ B गिविंग thrice of C + 4 times of D। तो we can write a general reaction involving the concentration term like minus dA by dt divided by 2। इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यहां लेके आते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में। अगर आपको याद होगा तो थ्योरी पोर्शन का चीज है, आप थ्योरी रिविजिट करो जाके अगर आपने नहीं देखा अच्छे से तो। माइनस dB by dt डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू, ये रिएक्टेंट साइड क्या होता है? डिक्रीज होता है, इसलिए ऑलवेज dA by dt टर्म इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इसलिए ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए हम लोग माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन वो तो इंक्रीज कर रहा है, उसका अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, सो वी विल राइट प्लस dC by dt डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू d ऑफ d by dt डिवाइडेड बाई 4, और ये सब मिला के इक्वल होता है बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन के। अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। इस सवाल में मैं थोड़ा टाइम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एक अच्छा सवाल है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। आप जब तक ये प्रॉपर पैटर्न मैंने आपको सिखाया है आप फॉलो नहीं करोगे तो सवाल का आंसर आपसे कभी नहीं निकलेगा। नहीं ऐसे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन दोबारा आपसे पूछे जाएंगे तो आप बना पाओगे। चलो अब मैं इसका सॉल्यूशन प्रॉपर आपको बताता हूं। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, साथ में सॉल्व करते हैं मिलके। पेन पेपर निकालो, साथ में सॉल्व करेंगे अपन। देखो सेम उसी पैटर्न को अगर अपन फॉलो करें तो वी कैन राइट, मैं बहुत प्यार से सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको, माइनस डी ऑफ N2O5 बाई dt डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू, अब अपन प्रोडक्ट साइड में आ गए, एंड इन प्रोडक्ट साइड इट इज d ऑफ
NO2 बाई dt डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरे को छोड़ दो, दूसरे से अपने को मतलब नहीं है, सिर्फ इतना से अपना काम चल जाएगा। इसमें से क्या एक इंफॉर्मेशन अपने को पता है, कौन सा इंफॉर्मेशन, N2O5 का इंफॉर्मेशन पता है, और वो वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, द वैल्यू गिवन इज 0.02 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू डी ऑफ NO2 बाई dt डिवाइडेड बाई 4। हमें फाइंड क्या करना है, NO2 इज फॉर्म्ड एट, NO2 पर सेकेंड के हिसाब से कितना बन रहा है, मतलब हम लोग NO2 के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। सो NO2 का फॉर्मेशन का वैल्यू कितना आया, d ऑफ NO2 बाई dt इक्वल्स टू 4 टाइम्स इंटू 0.02 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज 2 इंटू 0.02। तो बच्चों ये कितना आ गया वैल्यू, 0.04 मोलारिटी पर सेकेंड। जो यूनिट है उसका खास ध्यान रखना है अपने को। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, है कि नहीं, बरोबर, अच्छा लगा आपको। चलो तीसरे नंबर सवाल पे आते क्विकली। सीईटी के सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत क्वेश्चंस आपको बहुत जल्दी बनेंगे, कुछ क्वेश्चंस में आपको टाइम लग सकता है। तो ऐसा नहीं कि आप सबके लिए इक्वल टाइम लगाओगे। जो इजी क्वेश्चन है उसको क्विकली करेंगे, वहां से जो समय अपन बचा रहे हैं वो दूसरे वाले अच्छे वाले सवाल में लगाएंगे, ताकि 100% एक्यूरेसी के साथ सारे के सारे सवाल कर सके। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन पे जल्दी से आते हैं। देखो कितना, अब ये सवाल फिर से यूं चुटकियों में होने वाला सवाल है। देखो क्या पूछा गया, द रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड, चलो पेन ले लेते हैं यार, पेन छूट गया अपना, कहां गया, पेन ले लेते हैं, चलो आ गया। सवाल है द रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ पीरियड ऑफ, कौन सा ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों अगर आपको सभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 3 इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर तो आता भी नहीं है कभी, अपना काम जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से ही चल जाता है। मैं तुमको रिवीजन के लिए फिर से रिवाइज करा देता हूं। हाफ लाइफ के दोनों रिलेशंस आपको याद रखने हैं। टी हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर इक्वल टू C0/2 के। अब सर ये C0 क्या होता है बच्चों, C0 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार सवाल पूछा जाता है, दिस इज ln2/k एंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ ln2/k, इट इज 0.693 और k क्या होगा, रेट कांस्टेंट, इस सवाल में आपको दिया हुआ रहेगा। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई 2 के वैल्यू होता है। देखो यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन को क्या लिया है, A0। क्या हमारा ऑप्शन सी निकल के आ रहा होगा, क्लियर है क्या। तो ये मैंने आपको रिवाइज करने के लिए बता दिया साथ साथ में ये चीज, बट ये सवाल देखते बच्चा तुरंत टिक करेगा, टी हाफ लाइफ इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन बाई 2 के, कहानी खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स एज, बहुत अलग सवाल है, बहुत डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है, इसको देखने का कोशिश करते हैं। ओके क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास एक रिएक्शन है जो कितने स्टेप में दिया बच्चों, 2 स्टेप में दिया। अच्छा 2 स्टेप में रिएक्शन दिया है, 2 स्टेप में रिएक्शन क्या दिया, देखो एक रिएक्टेंट है अपने पास, फिर से अपने को पेन की जरूरत है तो पेन तो लेना पड़ेगा, बिना पेन के सवाल सॉल्व कैसे होगा। अभी चलो आ जाते हैं, इसको नीचे करें। हमारे पास रिएक्टेंट है प्यारे बच्चों NO2Cl गैसियस फॉर्म में, इसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू K1 के बराबर दे रखा है, और ये प्रोडक्ट बनाता है NO2 गैस प्लस Cl गैस। मैं पेन चेंज कर रहा हूं, आप जरा बहुत ध्यान से देखना, एक बहुत अच्छी चीज नोटिस करेंगे अपन। दूसरे बार में ये NO2Cl गैस किसका इस्तेमाल किया है, फिर से Cl गैस का, और रेट कांस्टेंट K2 है, तो नया 2 प्रोडक्ट्स बनाया NO2 एंड Cl2 गैस। आप कुछ नोटिस कर रहे हो क्या, कोई सिमिलर चीज दोनों रिएक्शन में आ रहा है क्या। यस सर, सिमिलर चीज तो दोनों रिएक्शन में आ रहा है। क्या है प्यारे बच्चों वो, Cl गैस, तो वही हमारे रिएक्शंस का क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट। तो जो कॉमन है प्यारे बच्चों दोनों रिएक्शंस के अंदर, उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, इंटरमीडिएट, बरोबर क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यूं सवाल ऐसे उड़ाते हैं यार अपन, सवाल क्या है, आप ढंग से अगर थ्योरी पोर्शन पे अगर आपको कमांड है ना, तो मैं अभी आप मेरे साथ सॉल्व करो ना, आप देखोगे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। चलो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, अब मैं फिर से आपको एक इंपॉर्टेंट रिवीजन करा रहा हूं। देयर आर 2 वेराइटीज, देयर आर 2 वेज टू राइट द रेट ऑफ रिएक्शन। वन इज इंस्टेंटेनियस रेट, एक को बच्चों हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। अच्छा तो दूसरा क्या होता है सर, एंड द सेकेंड वर्जन इज एवरेज रेट। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, सेम कंसेप्ट है,
टाइम के साथ किसी चीज के रेट ऑफ चेंज जो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो एवरेज में हम लोग बच्चों डेल्टा साइन यूज करते हैं और इंस्टेंटेनियस में हम लोग डी सिंबल यूज करते हैं छोटे चेंज के लिए, और लार्ज चेंज के लिए क्या यूज करते हैं, डेल्टा यूज करते हैं। बस मैंने अभी थोड़ी देर पहले वाले प्रीवियस के सवाल में ही आपको सिखाया था रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका। मतलब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में आप देखो, अगर इसमें से सब में SO2 यूज किया है, इसमें O2 में माइनस डेल्टा ऑफ O2 बाई टी, हमसे पूछा कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में देखो हम लोग क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, ये जो SO2 है यही SO2 O2 के साथ कंबाइन करके SO3 बना रहा है। इसका मतलब चेंज कौन हो रहा है, SO2 चेंज हो रहा है। तो हम लोग रिएक्शन अगर इंस्टेंटेनियस लिखना होता तो हम लोग बोलते माइनस ऑफ डी ऑफ SO2 बाई dt डिवाइडेड बाई 2, ऐसा लिखते। अगर हमको एवरेज रेट लिखना है तो हम लोग ये डी के जगह पे डायरेक्टली बच्चों साइन यूज करेंगे, डेल्टा ऑफ SO2 ऐसे फिगर ब्रैकेट में लिखेंगे, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी और डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1/2। सो द अगेन कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चों, सी ऑप्शन। कहानी सिंपल है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो, चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा ये क्या है सर, देखो कितना रिमेंबरिंग सवाल है। मैंने बोला अगर आप बेसिक फॉर्मूला वगैरह भी रिवाइज करके बैठे हो तो आप केमिकल काइनेटिक्स के सवाल को यूं बना सकते हो। सिर्फ फॉर्मूला भी अगर आपने याद कर लिया ना तो भी आप सवाल को, सीईटी के सवाल को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। समझो इस चीज को बस। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अर्हेनियस इक्वेशन। क्या आपको नहीं लगता बच्चों की मेमोरी बेस्ड सवाल है? अगर हम लोग सवाल के कैटेगरी के ऊपर बात करें तो दिस इज कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, देयर आर डिफरेंट वेराइटी ऑफ सब क्वेश्चंस। एनालिटिकल क्वेश्चंस अलग होता है, थिंकिंग एबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस अलग होता है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस अलग होता है। तो दिस इज कंप्लीटली बिलोंग्स टू अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। और अर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है याद रखना है। व्हाट इज अर्हेनियस इक्वेशन, K इक्वल टू A e की पावर माइनस EA बाई RT। बस कहानी सिंपल है। सी ऑप्शन अगेन। अरे सर ये क्या हो रहा है, सबके आंसर सी आ रहे हैं। अब आ रहे हैं तो आ रहे हैं, क्या कर सकते हैं, K इक्वल टू A e की पावर माइनस EA बाई RT। देखो ध्यान से ए ऑप्शन के अंदर कैसे हमें जल्दीबाजी में गलती कराने के लिए कितना बढ़िया ऑप्शन दिया है। इसने क्या लिखा प्यारे बच्चों, K इक्वल टू A e की पावर EA बाई RT। जो बच्चों को फॉर्मूला याद होगा, हो सकता है उनमें से कुछ बच्चे ए ऑप्शन टिक करके भी आएंगे, क्योंकि वो ध्यान नहीं देंगे कि माइनस साइन, माइनस के हेर फेर से सवाल का आंसर गलत हो सकता है। ये नहीं करना है, थोड़ा पेशेंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है, पढ़ना है एक बार सवाल को, सभी ऑप्शंस को भी देखना है, भले वो मेमोरी बेस्ड सवाल भी क्यों ना हो। आप एक नजर घुमा के चारों ऑप्शंस जरूर देखो कभी भी आंसर टिक करने से पहले। चलो क्या नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, अगेन क्या सेम पैटर्न के सवाल रिपीट होते नजर आ रहे हैं आपको? क्या एक ही वैरायटी का क्वेश्चन 2 बार 3 बार आ रहा है क्या? हाँ सर आ तो रहा है, ये सेम सवाल तो अभी अभी आपने कराया था। अच्छा तब तो इसके आंसर आप खुद निकाल लोगे। ओके 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 निकालो, फाइन, मेरे साथ करो आंसर। मैं इधर टिक कर रहा हूं, तुम्हारे जवाब उधर मिलने चाहिए। देखो 2SO2 प्लस 2NO2 गिविंग 2SO3 प्लस 2NO। बस हमें क्या ऑब्जर्व करना है, कॉमन। दोनों गिवन रिएक्शंस में कॉमन क्या है, इतना ऑब्जर्व करना होता है अपने को। इस रिएक्शंस में 2NO प्लस O2 प्लस 2NO2 क्या कॉमन लग रहा है बच्चों, ट्वाइस ऑफ NO, ट्वाइस ऑफ NO। सो विच इज एक्टिंग एज अ इंटरमीडिएट, NO इज एक्टिंग एज अ इंटरमीडिएट। अरे सर रूल तो ब्रेक हो गया, आप तो तुक्काबाजी भी नहीं कर सकते, नहीं तो बताते किसी आंसर। इसका आंसर तो बी निकल के आया। किस्मत हमेशा साथ दे जरूरी नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल पे। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आया ना फर्स्ट ऑर्डर का सवाल। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन log 10 A0 upon A2 on y axis and time t on x axis, slope of the graph is equal to, slope of the graph is equal to क्या होगा? बस इतना ही अपने को दिमाग लगाना है। जिन बच्चे को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कंसेप्ट पढ़ाया हुआ मेरा याद होगा, वो बहुत आसानी से ये सवाल बना सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के सिर्फ रिलेशन याद करके रखने होते हैं। देखो मैं फर्स्ट ऑर्डर के सारे रिलेशन बताता हूं आपको। फर्स्ट ऑर्डर का रिलेशन होता है तेरे बच्चों, Ct इक्वल टू C0 e की पावर माइनस KT।
इसका मतलब ct डिवाइडेड बाई C0 इक्वल टू e की पावर माइनस kt होगा क्या? अब ct इक्वल टू C0 e की पावर माइनस kt, तो ct बाई C0 इक्वल टू क्या आया बच्चों? e की पावर माइनस kt। ओके, अगर हम इसमें लॉग ले ले दोनों तरफ तो काम चलेगा क्या अपना? हाँ, लॉग ले तो काम चलेगा। उससे ज्यादा बच्चा है, आप ln ले लो। आप अगर ln ले लोगे तो आपका काम चल जाएगा। सो दिस इज ln ct बाई C0 इक्वल्स टू ln ऑफ e की पावर माइनस kt। अच्छा, अब ln का बेस कितना होता है पहले बच्चों? ln का बेस तो e होता है। तो जब लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है? लॉग a बेस a की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो सेम ln e बेस e की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी ऑब्वियसली। और लॉग के पावर में जो वैल्यू होता है वो बाहर चला आता है। तो ये kt लॉग के पावर में है तो ये बाहर चला आया। मतलब अपने पास जो चीज है वो क्या लिख के आया? देखो ध्यान से, ln ct बाई C0 इक्वल टू माइनस kt। क्या निकल के आ रहा है बच्चों? ln ct बाई C0 इक्वल टू माइनस kt। एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ln x इक्वल टू 2.303 log x होता है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। ln x इक्वल टू कितना होता है बच्चों? प्यारे बच्चों 2.303 log x। ये ln का कन्वर्जन होता है log x में। ये सवाल अच्छा है इसलिए मैं डिटेल डिस्कशन कर रहा हूं सॉल्यूशन का, अदरवाइज जिसको पता होगा तुरंत टिक करके आंसर्स निकल जाएगा। मतलब इस ln ct बाई C0 को अपने को कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है प्यारे बच्चों? लॉग में, क्योंकि हमारा जो कन्वर्जन है वो लॉग के टर्म्स में पूछा है। किसके टर्म्स में कन्वर्जन पूछा है? लॉग के टर्म्स में कन्वर्जन पूछा है। अच्छा, क्या होगा सर अब? तो इसको हम लोग 2.303 से मल्टीप्लाई करें तो वी कैन राइट log ct बाई C0 इक्वल्स टू log ct बाई C0 इक्वल्स टू माइनस kt डिवाइडेड बाई 2.303। बरोबर क्या? माइनस kt 2.303। अब देखो हमको ग्राफ किसके किसके बीच में प्लॉट करना है? log a0 बाई at, मतलब C0 बाई ct के लिए ग्राफ प्लॉट करना है। इसका मतलब ct बाई C0 नहीं लेना है अपने को, C0 बाई ct लेना है। अब जैसे ही आप C0 बाई ct लोगे माइनस साइन बाहर आ जाएगा। अब माइनस साइन इस माइनस साइन को खत्म कर देगा और आपका नया ग्राफ के लिए इक्वेशन आया बच्चों, log C0 बाई ct इक्वल टू kt डिवाइडेड बाई 2.303, जिसमें से कि y एक्सिस पे क्या है? log C0 बाई ct और x एक्सिस पे क्या है प्यारे बच्चों? टाइम। तो स्लोप क्या निकल के आ रहा है? k बाई 2.303, k बाई 2.303। ध्यान रखिएगा आप इस बात को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स, सवाल पढ़ो ढंग से पढ़ो सवाल। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर, a first order reaction takes 40 minutes for 50% decomposition। क्या सवाल पूछ रहा है? एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 40 मिनट टाइम लेता है 50% डिकम्पोजिशन के लिए। मतलब अगर आपके पास शुरुआत में प्यारे बच्चों 100 मोल था तो वो 100 मोल 50 मोल में चेंज हो गया, मतलब उसका कंसंट्रेशन हाफ हो गया है। और इसमें जो टाइम लगा है प्यारे बच्चों, दैट टाइम इज 40 मिनट। तो इनिशियल मोल्स अगर आधा हो जाए, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर आधा हो जाए, उसी टाइम को तो अपन हाफ लाइफ कहते हैं। इसका मतलब क्या? यही t इक्वल टू 40 हमारा हाफ लाइफ है क्या? दैट t इक्वल टू 40 मिनट इज हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। और हमसे हाफ लाइफ ही पूछा था तो डायरेक्टली डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, हाफ लाइफ। एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत खतरनाक चीज आपको बता रहा हूं जो फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर में काम में आएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, यूं चुटकियों में सवाल बनेंगे आपको अगर मेरी बात याद रहेगी तो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए प्यारे बच्चों इक्वल अमाउंट कंज्यूम होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इक्वल परसेंटेज कंज्यूम होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। आप इन दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग करके याद रखना। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन इक्वल अमाउंट गेट कंज्यूम्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वल परसेंटेज गेट कंज्यूम्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चलेगा क्या? ओके, चलो बढ़िया। नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। फिर से सेम सवाल,
इंटरमीडिएट, अरे सर एक ही सवाल कितनी बार कराओगे, इतनी बार कराऊंगा, इतनी बार एक ही सवाल करेंगे अपन कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कि यही सवाल आएगा, हो सकता है इस बार के पेपर में यही क्वेश्चन आ जाए। आइडेंटिफाई द रिएक्शन इंटरमीडिएट इफ अ रिएक्शन अकर्स इन फॉलोइंग स्टेप। देखो क्या कॉमन है, Cl गैस, Cl गैस, सो ए ऑप्शन विल बी द आंसर। चलेगा क्या? चलो ज्यादा टाइम नहीं दे रहे अपन इस पे, नेक्स्ट फटाक से मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ओके क्या है सर ये क्वेश्चन क्या दे दिया आपने, मैंने थोड़ी ना दिया यार, पेपर में सवाल आया है, मैं तो करा रहा हूं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ताकि आपको आइडिया लगे कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं, ताकि कॉन्फिडेंटली जाओ एकदम पेपर में फोड़ के आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसमें से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए कौन सी बात सही नहीं है। फिर से सेम, अगर हमको रेट का इक्वेशन लिखना होता है प्यारे बच्चों, तो वी राइट रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर पी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर क्यू। ये हम किसी भी जनरल रिएक्शन के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ए प्लस बी गिविंग सम प्रोडक्ट, ए प्लस बी गिविंग सम प्रोडक्ट किसी रिएक्शन के लिए प्यारे बच्चों, रेट इक्वल टू सिंपली अपन लिखेंगे के कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर पी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर क्यू, कहानी खत्म। इसमें जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर की वैल्यू होती है P प्लस क्यू के बराबर, इट इज द समेशन ऑफ द पावर रेज टू द कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म के पावर में जो वैल्यू आया उन सबको जोड़ देते हैं तो हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलता है, खत्म। सो इट इज सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ इक्वेशन। ये तो ट्रू बात है, हमको नॉट ट्रू देखना है, क्या नॉट ट्रू। दूसरा ऑप्शन, इट मे बी इंटीजर फ्रैक्शन जो है, यस ये बेसिक मेमोरी बेस्ड सवाल है, अगेन दिस इज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, दिस इज मेमोरी बेस्ड सवाल है कि नहीं प्यारे बच्चों, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस अगर नहीं होते हैं आपसे थ्योरी में, प्रॉब्लम है, रिविजिट करो जाके जल्दी से। इट मे बी इंटीजर फ्रैक्शन और जीरो, यस इट इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट, वी आर फाइंडिंग नॉट ट्रू। It is experimentally calculated. It cannot be calculated theoretically. This is one of the biggest mistake that a student can do. It cannot be calculated theoretically. It is experimental value. Order of the reaction is calculated experimentally. आपको हमेशा ध्यान रखना है। So आंसर निकल के आ गया C ऑप्शन, बिंदास। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब ये सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ढंग से देखते हैं इसको। This question is, अब सोचो, जरा सा सोचो, ढंग से सवाल को सोचते हैं अपन। What is the rate law equation for hydrolysis of methyl acetate if water is present in large quantity or if water is present in excess amount? हाइड्रोलिसिस किसकी बात कर रहा है, हाइड्रोलिसिस की बात कर रहा है। कंपाउंड क्या है प्यारे बच्चों, मिथाइल एसीटेट। चलो मिथाइल एसीटेट लिखो, हाइड्रोलिसिस के लगाओ, सवाल बनाओ। अब तक जितने सवाल मैं आपको करा रहा हूं इसके हिसाब से आपके क्वेश्चंस खुद से बनने स्टार्ट हो जाने चाहिए। अब मैं डिस्कशन करता जा रहा हूं, उसके सवाल खुद से बनने होने चाहिए। आप ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो, अपन डिस्कस कर रहे हैं सवाल को, फटाफट ट्राई करो। आप देखते हैं कितने लोग इसका आंसर्स निकालते हैं फटाक से। चलो क्या, तो इसके आंसर तो आपने निकाले ही होंगे, मैंने अभी अभी बताया कि आप आंसर्स निकालो इसके, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके प्यारे बच्चों इसके आंसर्स को आपने फाइंड करे ही होंगे अब तक इतने डिस्कशन के बाद। सेम क्वेश्चन है, मैं फिर से रिपीट करके आपको देख रहा हूं। व्हाट इज द रेट लॉ इक्वेशन फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इफ वाटर इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी और एक्सेस क्वांटिटी। ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेस क्वांटिटी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है प्यारे बच्चों, जिसको बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। क्या बोलते हैं बच्चों, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और ये अगेन एक मेमोरी बेस्ड सवाल है जिसका डायरेक्टली रेट का इक्वेशन होता है R इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल एसीटेट। इसमें कहीं भी हम लोग वाटर कंटेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आप बनाओ, आप बनाओगे तो आपके आंसर्स आएंगे ही आएंगे। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ओके, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 0.693 इंटू 10 की पावर -2 पर मिनट। व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड। अच्छा, हाफ लाइफ पीरियड पूछा है, रेट कांस्टेंट दे दिया है। दिस इज अ क्लियर डायरेक्ट क्वेश्चन। अब आप सवाल पूछोगे सर इसमें तो कहीं भी मेंशन नहीं किया जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर है।
ऐसे सवाल को ये देख के अपन अप्लाई करते हैं। पेन तो लेना पड़ेगा यार, हर बार पेन का लफड़ा हो जाता है। चलो पेन तो लिया हमने। ये 0.693 चीख चीख के ये हिंट कर रहा है और दूसरे से पर मिनट के टर्म्स में दिया है। क्या दिया प्यारे बच्चों? पर मिनट। इसका मतलब निश्चित फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्या बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वी हैव हाफ लाइफ इक्वल्स टू ln2 by k. And what is the value of ln2? It is 0.693. What is the given value of k? The given value of k is also 0.693 into 10 की पावर -2। अच्छा सर, ये तो ये कट गया, ये तो 10 की पावर 2 आया, मतलब 100 आया, लेकिन पर मिनट आया था तो ये 100 मिनट आया। अब इसको आप सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो 60 into 100, तो द वैल्यू गोज एज 6000 सेकेंड्स। है कि नहीं? एकदम मजे मजे में सवाल सॉल्व हो गया। ओके सर, आगे क्या सवाल है देखते हैं। व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? क्या सवाल पूछा बच्चों? हमको टाइम निकालना है फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब 90% कंज्यूम होने का क्या मतलब? इनिशियल अगर बच्चों हम लोगों ने 100 मोल लिया था तो 90% खत्म हो गया, मतलब 90 मोल्स कंज्यूम हो चुका है। तो बचा हुआ कितना होगा? लेफ्ट मोल 10 मोल के आसपास अमाउंट बचा होगा। अच्छा, तो सर ऐसे सवाल कैसे बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। देखो यार, सवाल बनाने में क्या है, सवाल तो सॉल्व करने आना चाहिए आपको। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अभी अभी हम लोगों ने इक्वेशन देखा था। अच्छा, क्या होता है इक्वेशन सर? एक बार फिर से बता दो आप। ln C0 by Ct, the equation is ln C0 by Ct equal to Kt. This is the basic formula. What is the formula? ln C0 by Ct equal to Kt. अच्छा सर, ये फॉर्मूला होता है ln C0 by Ct equal to Kt? हाँ बच्चों, यही फॉर्मूला होता है ln C0 by Ct equal to Kt। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे? अपने को टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए आप क्या लिखोगे? देखो ध्यान से। टाइम के लिए वी विल राइट ln C0 by Ct, ln C0 by Ct divided by K equals to time, and what is initial concentration? We consider it as 100 mole। 100 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो आसान होगा। और टाइम के साथ वो कितना बचा है प्यारे बच्चों? 10। कितना बचा है? 10। 90% कंज्यूम हो गया ना। इसका मतलब वी हैव इक्वेशन ln 100 डिवाइडेड बाय टाइम। उस टाइम पे, जिस समय की आप बात करो, उस समय पे 90% कंज्यूम हो चुका है, मतलब 90 मोल खत्म हो चुका है। मतलब बचा हुआ कितना मोल होगा? 10 मोल बचा हुआ। कितना मोल होगा बचा हुआ? 10 मोल बचा होगा। ये टाइम दे देगा अपने को और इसको k से डिवाइड करना है। ये खेल खत्म। सो दिस इज ln 10। क्या आया? मैं यहां लिखता हूं, देखो ध्यान से। दिस इज प्यारे बच्चों ln 10 बाई k इक्वल्स टू t। एंड व्हाट इज ln 10? ln 10 को क्या हम 2.303 log 10 लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, लिख सकते हैं। ln x को तो अभी अभी आपने बताया था। So this is 2.303 divided by k equals to t. Log 10 की वैल्यू 1. So the correct option will be A option. Okay? अभी देखो, एक चीज कंफ्यूज करने के लिए इसने क्या दिया? 0.693। ये ln2 की वैल्यू होती है, ln 10 का नहीं। आप ध्यान रखना इस चीज को। चलो स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे वाले सवाल पे। Which of the following is an example of first order reaction? बिल्कुल भी समय नहीं लूंगा मैं इस सवाल में, तुरंत इस सवाल का जवाब आपको देना है और आगे बढ़ जाना है। दिस इज द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आप ध्यान रखोगे, डिकम्पोजिशन ऑफ कुछ सवाल है जो मैं जिसके हिंट्स बस दे रहा हूं आपको। जैसे आपको हिंट्स दे रहा हूं ऐसे बनते हैं, आप सवाल सॉल्व करो, कुछ तो कैलकुलेशन करोगे ना यार। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड is an example of first order reaction। ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है प्यारे बच्चों। चलेगा क्या? हाँ सर, दौड़ेगा ये तो। बराबर क्या? ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। CHCl3, the question is CHCl3 plus Cl2 giving CCl4। अरे ये क्या आया? ओके, देखूं जरा। CCl4 plus HCl is first order इन CHCl3। CHCl3 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है
और Cl2 के रिस्पेक्ट में हाफ ऑर्डर रिएक्शन है। ये क्या हुआ, रेट का इक्वेशन लिखना है यार, और क्या करना है, फाइंड द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। मतलब स्टेटमेंट बेस्ड सवाल होते हैं, सिंपल। आपको बेसिक थ्योरेटिकल चीजें अगर पता है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। सो वी कैन राइट, प्यारे बच्चों, वी कैन सिंपली राइट द रेट लॉ इक्वेशन एज CCH3 के कंसंट्रेशन टर्म के पावर में 1 जाएगा और Cl2 के कंसंट्रेशन टर्म के पावर में हाफ जाएगा, क्योंकि हाफ ऑर्डर रिएक्शन है। और ये कैलकुलेट करने का चीज है, प्रॉपर कैलकुलेशन सिखाया जाता है, जिसके बाद ये रिजल्ट निकल के आता है। सो दैट विल बी सिंपली बी ऑप्शन, रेट इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CCH3 का पावर 1 इंटू Cl2 का पावर 1/2। ये इसके रेस्पेक्ट में हाफ ऑर्डर, इसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर। ओके क्या, ओके नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अच्छा ये क्या सवाल पूछा, ओके चलेगा चलेगा, देखते हैं क्या होगा इस सवाल के अंदर में। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, मैंने अभी अभी आपको क्या बोला जस्ट, मैं बहुत सारे सवाल में ऐसे सवाल भी आ रहे हैं जिनके कैलकुलेशंस में वो कैलकुलेशंस खुद करने हैं आपको, कैलकुलेशन पार्ट मैं पूरा क्वेश्चन समझा के दे रहा हूं, क्योंकि सवाल ऐसे लगेगा, सवाल का यही मतलब है। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज बाय 90% इन 30 मिनट। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपने पास सारे इक्वेशंस के कंसेप्ट होने चाहिए, एंड द इक्वेशन गोज एज lnC0/Ct इक्वल टू Kt। सिर्फ इतना ही से काम चलना है अपने को, और कोई मतलब नहीं। हमको रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, मतलब इस K में अपने को इंटरेस्ट है। अच्छा इस K में इंटरेस्ट है, तो इस K के इंटरेस्ट को कैसे निपटाते हैं आप देखो। lnC0/Ct, इनिशियल कंसंट्रेशन को फिर से आप 100 मान लो। कितना रिएक्ट, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेज बाय 90%, कितने परसेंट से डिक्रीज हो गया, 90% से, तो बचा हुआ कितना होगा। शुरुआत में अगर ये 100 मोल्स है तो अब बचे हुए मोल्स कितने हैं, 10 मोल्स, इक्वल्स टू K इनटू आप जिस टाइम की बात कर रहे हो वो टाइम कितने मिनट है प्यारे बच्चों, दिस इज 30 मिनट। ये वैल्यू खत्म, इसको आप लिखोगे तो दिस इज 2.303 इनटू log 10, और वो log 10 की वैल्यू कितनी आएगी, log 10 की वैल्यू आएगी 1, और इसको अपन K के बराबर आएगा, इसको 30 से करना है आपको डिवाइड। ये जो वैल्यू निकाल के लाओगे ये वैल्यू तुमको क्या दे देगा, यहां से आप रेट कांस्टेंट निकालते हो, फट से कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करोगे इसके ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। ओके चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे। अगेन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन takes 23.03 minute for 20% decomposition, calculate its rate constant। सेम सवाल है, रिपीटेड सवाल है, कोई अंतर नहीं है इस सवाल में भी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कितना टाइम लेता है, 23.03 मिनट टाइम लेता है। कितना परसेंट डिकम्पोज करने के लिए, 20% डिकम्पोज करने के लिए। मतलब आपके पास अगर 100 मोल्स है तो 20 मोल्स उसमें से डिकम्पोज हो रहा है, इसका मतलब बचता कितना है, 80 मोल्स बच रहा है। हमको रेट कांस्टेंट निकालना है प्यारे बच्चों। वी विल यूज अगेन द सेम रिजल्ट, lnC0/Ct इक्वल टू Kt। बस आपको इस फॉर्मूला में वैल्यू डालना है, यू विल गेट द आंसर। अब देखो इसका वैल्यू अपने को रेट कांस्टेंट निकालना है प्यारे बच्चों, सो वी हैव टू कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। दिस विल बी इक्वल्स टू ln C0, आप मान लो कि 100 मोल शुरुआत में आपने लिया, टाइम के साथ 20% डिक्रीज किया है, 20% डिक्रीज 100 का 20% कितना होगा, 20। बचे हुए कितने मोल्स लेफ्ट आउट होंगे यार, 80 मोल्स बचे होंगे। उस टाइम पे 20% डिकम्पोज होने के बाद उसको आप टाइम से डिवाइड कर दो, और वो टाइम कितना है, 23.03। कितना वैल्यू है पहले बच्चों, 23.03। ये वैल्यू कितना आ गया, 10/8। अब 10/8 की वैल्यू आपको निकालनी है तो ये आप निकाल सकते हो। मैं आपको आगे का हिंट थोड़ा सा और दे देता हूं। दिस इज ln 10/8 डिवाइडेड बाई 23.03। ln 10/8 की वैल्यू कितनी होगी, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, दिस इज ln 5/4। खत्म। अच्छा इसका एक और तरीका है, क्या आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से, अगर 8/10 कर देते हो इसको प्यारे बच्चों। इफ यू विल रिटर्न दिस वैल्यू एज 8/10, देन 0.8 आ जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू निकाल सकते हो। या सिंपली इस ln 5/4 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो
और 23.303 से इसको डिवाइड कर दो, आपको इसके करस्पॉन्डिंग आंसर मिल जाएगा। अगर आप इस वे में नहीं भरना चाहते हो, मैं आपको एक और इजी तरीका, दूसरा तरीका बताता हूं आप कैसे निकाल सकते हो। ध्यान से देखो मेरे बात को। CT इक्वल टू, वी हैव नॉर्मल फॉर्मूला, CT इक्वल टू C0 e की पावर माइनस KT। कई जगह इसी CT को हम लोग ऐसे लिखते हैं, AT इक्वल टू A0 e की पावर माइनस KT। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो इसको। देखो मैं इसको फिर से दोबारा से आपको बता देता हूं, दूसरा टेक्निक से सॉल्व करने का, आप चाहो तो वो भी फॉलो कर सकते हो। वी कैन सिंपली राइट AT इक्वल टू A0 e की पावर माइनस KT। सो वी हैव अ फॉर्मूला अरे ये कंसंट्रेशन टर्म है, ओके, दिस इज कंसंट्रेशन टर्म। I am writing simply AT by A0 इक्वल टू e की पावर माइनस KT। अच्छा, टाइम के साथ 20% डिक्रीज किया है प्यारे बच्चों। तो शुरुआत में ये 100 मोल्स था, तो बाद में कितने मोल्स हो गया होगा? 80 मोल्स डिवाइडेड बाय कितना? 100 इक्वल्स टू e का पावर माइनस KT। हमको टाइम दिया है ना, देखो देखो टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, ये तो 23.03 दे रखा है टाइम का वैल्यू। तो क्या आप यहां से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो? दिस वैल्यू इज 0.8 इक्वल्स टू e की पावर माइनस k इंटू 23.03। दोनों तरफ आप ln ले लो या दोनों तरफ log ले लो, उसको आप सॉल्व करो, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। आपको इसके करस्पॉन्डिंग राइट आंसर मिल जाएगा। डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूं आप करेक्ट आंसर तो तुरंत पहुंचोगे, सिर्फ ये स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको। ओके सर, नेक्स्ट सवाल क्या आता है? नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। अच्छा, ये क्या सवाल है, जरा देखें इसको। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, calculate the amount of reactant in percent that remains after 60 minutes involved in first order reaction, K equal to 0.02303 per minute। ओके, चलो ये थोड़ा एक ढंग का सवाल मेरे को लगा अभी, जो अपन इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। we will write again the same formula and the formula goes as ln C0 by CT equals to KT। the formula is ln C0 by CT equal to KT। हमको अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इन परसेंट निकालना है, मतलब ना तो अपने को इनिशियल पता है ना तो अपने को फाइनल पता है, दोनों में से कोई आइडिया नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, दोनों में से कोई आइडिया नहीं, इसको रहने देते हैं एज इट इज। सो ln C0 by CT इक्वल्स टू K की वैल्यू अपने को दे दिया प्यारे बच्चों, एंड द K वैल्यू इज 0.02303 इनटू टाइम दिया है क्या, एंड टाइम इज 60 मिनट्स। ओके, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो बड़े ही आसानी से। अगर हम E के टर्म्स में इसी चीज को लिखे तो प्यारे बच्चों में उसको क्या लिख सकते हैं? CT by C0 इक्वल्स टू E की पावर में, देखो E की पावर में क्या आएगा, वैल्यू हमने रिवर्स किया है। सो वी विल गेट E की पावर में माइनस में वैल्यू आएगा 0.02303 इंटू 60, ये वैल्यू, एंड दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली प्यारे बच्चों 20। दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली, आप जब इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे लॉग E की पावर लॉग टेबल या तो आपको यूज करना पड़ेगा या कुछ भी। देखो ऐसे सवाल जब कभी भी एग्जाम में आए, ये एक डिफरेंट कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है, या तो आपको कुछ E वगैरह के वैल्यूज याद होंगे तो आप सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आपको टाइम लगेगा। तो ये क्वेश्चंस में भी आप ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए, यू कैन जस्ट स्किप, एक आध दो सवाल ऐसे होते हैं जो आप स्किप कर सकते हो। ये क्वेश्चंस हमने इसमें बस इसीलिए कैटेगराइज किया ताकि आपको पता चल सके कुछ डिफिकल्ट कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो ln CT by C0 इक्वल टू E की पावर में इतना वैल्यू आया माइनस 0.02303 इंटू 60, इसकी वैल्यू लगभग लगभग आप कैलकुलेट करोगे प्यारे बच्चों, इट विल कम एज 0.2512 something like value you will get, 0.2512 like something value you will get. This is the approximate value। अच्छा, हमसे पूछा था कितना परसेंट रिएक्टेंट रिमेन रहेगा, कितना परसेंट रिएक्टेंट, तो कितना परसेंट रिएक्टेंट निकालने के लिए, परसेंटेज वैल्यू के लिए वी विल डायरेक्टली मल्टीप्लाई दिस वैल्यू विथ 100। सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू एज 100, so you will get 25.12% kind of thing। देखो कोई ऑप्शन है क्या 25? अच्छा हाँ 25%,
अप्रोक्सीमेटली पूछा था, अपन 25% कर दिया। चलो नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। ओके, ये क्या आया भाई? व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ रेट कांस्टेंट इज दिस वन? ओके 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 ओके, हाफ लाइफ पूछा है प्यारे बच्चों। हाफ लाइफ बहुत आसान सवाल है, लेकिन अगेन कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। टी हाफ लाइफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वल टू ln2 by k and the value of ln2 is 0.693 divided by the value of k is 4.2 into 10 की पावर -2 पर डे। तो पर डे है तो ऊपर जाएगा तो ये डे में आ जाएगा, एंड इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, इसका कोई सिंपल तरीका नहीं है, आपको नॉर्मल कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा। 10 की पावर -2 को ऊपर लेके जाओगे तो दिस बिकम्स, चलो इसको अच्छा नहीं लगा मुझे, इधर कर दिया मैंने, 69.3 डिवाइडेड बाई 4.2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, सो दिस इज 693 बाई 42। इसको डिवाइड करोगे तो यू विल अप्रोक्सीमेटली गेट, देखो कितना आएगा बेटा, अगर इसको मान के चलो 690 अपन पकड़ लेते हैं और इसको अपन 40 पकड़ लेते हैं, फिर भी 16 4 जा 16 पॉइंट समथिंग आ रहा ना, 16 पॉइंट समथिंग। ओके, सो इट विल ऑलमोस्ट बिकम 16.5, एकदम 16 पर। आप देखो कैलकुलेट करके, इट इज ऑलमोस्ट 16.5 पर डे। ओके, चलेगा क्या? चलो नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आजा। फॉर द रिएक्शन CH3Br, अच्छा क्या सवाल है भाई? CH3Br जरा देखिए। For the reaction CH3Br aqueous plus OH minus CH3OH plus Br minus, ये एक रिएक्शन दे रखा है और इस रिएक्शन के लिए अपने को रेट लॉ इक्वेशन भी दिया। और रेट लॉ इक्वेशन क्या है? रेट लॉ इक्वेशन इक्वल्स टू K इंटू CH3Br इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अच्छा, what is the change in rate of reaction if concentration of both reactant is doubled? हमने दोनों के दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डबल कर दिया है, इसका मतलब इसको भी ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब फैक्टर कितने फैक्टर से इंक्रीज कर जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओके, ऐसे सवाल में अपन रुकेंगे नहीं, ऐसे सवाल को तुरंत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये क्या सवाल है भाई, जरा पढ़े इसको भी हम लोग। इसमें क्या पूछा गया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ स्लोप फॉर द ग्राफ ऑफ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन इज 2.5 इंटू 10 की पावर -3। ओके ओके, क्या पूछा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर, हमेशा आप हमेशा एक आदत डालो, जब कभी भी ऐसे बड़े सवाल आए तो उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपन अंडरलाइन करते हैं। वी डेफिनेटली अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेनेवर अ सब्जेक्टिव lengthy question comes in front of you. You must underline the important point, then you will get the exact point, how to solve, from where to solve, you will get a clear pictorial idea about the question. Okay, chalo, what is the value of rate constant for first order reaction if slope for the graph of rate versus concentration is this one? हमारा जो स्लोप ग्राफ का है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का, रेट का कंसंट्रेशन के साथ जो स्लोप का ग्राफ है वो दे रखा है 2.5 इंटू 10 की पावर -3। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सिंपल लॉजिक लगाएंगे अगेन, lnC0/Ct इक्वल टू KT। कुछ नहीं करना है अपने को, हमको रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, मतलब हमको K कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए? अगर स्लोप फॉर द ग्राफ ऑफ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, इस रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का जो ग्राफ है, रेट का कंसंट्रेशन के साथ अगर ग्राफ बनाओगे तो उसका स्लोप कितना आ रहा है प्यारे बच्चों? 2.5 इंटू 10 की पावर -3। ये जो 2.5 इंटू 10 की पावर -3 है, यही टर्म अपने लिए इंपॉर्टेंट है। और ये स्लोप देखो किसके किसके वर्सेस है? रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के टर्म्स में। हमको जो रेट है, रेट रिएक्शन का क्या कहलाता है? जब कभी भी आप किसी रिएक्शन का रेट लिखते हो, रेट ऑफ रिएक्शन, तो इट इज बेसिकली माइनस ऑफ डी ऑफ कंसंट्रेशन बाई dt, और कुछ नहीं होता, डिवाइडेड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। वो एक रिएक्शन का टर्म है, उसकी अलग टर्मिनोलॉजी है।
अभी के लिए फिलहाल सिर्फ और सिर्फ हमको इतना देखना है, हमें निकालना है रेट कांस्टेंट। हमारे पास एक ही इक्वेशन है रेट कांस्टेंट का, ln C0/Ct इक्वल टू KT, जिसमें से कि रेट का कंसंट्रेशन के वर्सेस स्लोप दे दिया 2.5 इंटू 10 की पावर -3। ये रेट का कंसंट्रेशन वर्सेस स्लोप देने का क्या मतलब है, जब भी हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, किसका ग्राफ प्लॉट करेंगे प्यारे बच्चों, ln C0/Ct का KT के टर्म्स में, तो हमारा ग्राफ का स्लोप क्या आता है, ग्राफ का स्लोप रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। ये रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के ग्राफ का स्लोप पुट करोगे तो तुम्हें डेफिनेटली टाइम की वैल्यू मिलने वाली है, टी की वैल्यू मिलेगी या के की वैल्यू मिलेगी। ये जरा देखो, टाइम की वैल्यू टी की वैल्यू मिलेगी या के की वैल्यू मिलेगी। देखो ये सब पर टाइम दे रखा है, पर टाइम, मतलब टाइम की वैल्यू नीचे आ रही है। किसकी वैल्यू प्यारे बच्चों नीचे आ रही है, टाइम की वैल्यू नीचे आ रही है, हमको के का वैल्यू निकालना है। मतलब ये वैल्यू किसी तरीके से दिया हुआ है क्या, 2.5 इंटू 10 की पावर -3। सिंपल है, आप बस ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे और ये फॉर्मूला अप्लाई करके आपको डायरेक्टली इसमें से एक ऑप्शन क्विकली मिलेगा। ये क्वेश्चन समझाने में मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना टाइम इसलिए दिया है ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ सके कि रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के ग्राफ का क्या मतलब है, स्लोप का क्या मतलब होता है। ऐसा एक सवाल हमने जस्ट प्रीवियस पहले भी किया था जिसमें स्लोप निकालना था और वो के बाई 0.2303 बाई के समथिंग या के बाई 2.303 समथिंग आया था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। चलो यही सेम कंसेप्ट अप्लाई करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, मस्त सॉल्व करोगे, आराम से आंसर्स निकल के आएगा। चलो नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। अपन ऐसे सवाल में टाइम दे रहे हैं जो सवाल इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे तरीके से आपको कंसेप्ट उसके समझ में आने चाहिए। ओके, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन of reactant of first order reaction from 0.8 molar to 0.1 molar if rate constant is 0. Again ये फर्स्ट ऑर्डर, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के सवाल सबसे ज्यादा सीईटी में केमिकल काइनेटिक्स से पूछे गए। आपने अब तक जितने सवाल देखे उसमें आपने देखे होंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया। मैक्सिमम क्वेश्चन इज फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से मैक्सिमम सवाल पूछा गया है। तो टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम 0.8 मोलर टू 0.1 मोलर। अच्छा ये कैसे होगा सवाल, वी विल यूज द सेम फॉर्मूला, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं यही सेम फॉर्मूला अपन यूज करना है, ln C0/Ct इक्वल टू KT। अब तो आपको रट जाना चाहिए सवाल। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कहां से कहां तक डिक्रीज किया है, स्टार्टिंग में C0 कितना था, स्टार्टिंग में C0 की बच्चों वैल्यू थी 0.8, टाइम के साथ वो वैल्यू डिक्रीज होकर कितनी हो गई है 0.1। रेट कांस्टेंट कितना दे रखा है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 0.1155 इंटू अपने को टी निकालना है। सो वी विल डायरेक्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ टी एज पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, दिस इज सिंपली ln 8 डिवाइडेड बाई 0.1155। ln 8 को आप 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हो, जो कोई कैलकुलेशन आसान है मैं यूं कर दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है। ln 8, अब 8 का क्यूब लिखो, 2 का क्यूब लिखोगे तो 8 आएगा, तो ln 2 की वैल्यू तो दिस इज 3 इंटू ln 2, और ln 2 का वैल्यू कितना होता है 0.693 डिवाइडेड बाई 0.1155। इसकी वैल्यू आप ऑलमोस्ट कैलकुलेट करोगे तो आएगा 12 पॉइंट समथिंग, सो इट विल कम एज 12। अगर आप देख लेना कैलकुलेट करके, डेफिनेटली यू विल गेट दिस आंसर। अरे सर आपने कैसे इसके आंसर बता दिए, तो ये रिपीटेड सवाल होते हैं जो कई बार आते हैं, जिनके आंसर्स सॉल्व करते करते अपने को पता हो जाता है यार यही आंसर आने वाला है इसका। आपकी भी अगर इतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आपको भी यूं देखते ऑप्शन स्टिक करोगे, यार इसके आंसर्स होते हैं, इसके आंसर्स होते हैं, इसके आंसर्स होते हैं, खत्म। चलो नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। इस सवाल में क्या दिया गया, NO2 गैस प्लस CO गैस गिविंग NO गैस प्लस CO2 गैस, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ NO2। अच्छा ये सवाल क्या है, जादू है क्या कोई? नहीं, जादू कैसे होगा यार, NO2। चलो जोक्स अपार्ट, रिटर्न टू द क्वेश्चन। NO2 गैस प्लस CO गैस गिविंग NO गैस प्लस CO2 गैस, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ NO2 गैस इज 3.2। rate of consumption of NO2 gas is 3.2 into 10 की पावर -4 मोल डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड।
इस यूनिट से मतलब नहीं है, यही सेम यूनिट इन सब जगह आया है। आप ध्यान से देखो, द सेम यूनिट कम्स इन ऑल ऑफ द ऑप्शंस, तो यूनिट से अपने को मतलब ही नहीं है। हमसे पूछा है कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। देखो स्टोइकोमेट्री देखो 1:1:1 का रिलेशन है, तो आप रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बाई रेट ऑफ इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन लिखोगे ना, तो जिस रेट से ये डिकम्पोज हो रहा है उसी रेट से दूसरा वाला फॉर्म हो रहा है। सो द आंसर विल बिकम एज एग्जैक्टली सेम एंड इट विल कम एज 3.2 into 10 की पावर -4। खत्म, कहानी खत्म। ओके 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 ओके। ये क्या सवाल है? कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ 90% ऑफ रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड इन 100 मिनट। 100 मिनट में 90% रिएक्टेंट कंज्यूम हो जा रहा है, तो रेट कांस्टेंट बताइए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। चलो पेन, पहले पेन यूज करें। पेन आजा आजा आजा, जादू जादू आजा। चलो आ गया। lnC0 बाई CT इक्वल टू KT। हमसे रेट कांस्टेंट पूछा है, मतलब K पूछा है, सो वी हैव टू कैलकुलेट K एज ln। 90% कंजप्शन है, तो शुरू में मान लो 100 मोल्स था, तो बाद में कितने मोल्स बचे होंगे? 10 मोल्स बचे होंगे। रिपीटेड सवाल है, कितना मिनट टाइम लगा? 100 मिनट का टाइम लग रहा है। इसकी कहानी खत्म। दिस इज 2.303 डिवाइडेड बाई 100 से इसको डिवाइड करोगे तो इट विल कम एज 0.0230 समथिंग वैल्यू। सो दिस ऑप्शन इज सी ऑप्शन 0.023। देखो ये 2 डेसिमल पीछे शिफ्ट करेगा, एक प्लेस और एक और प्लेस, सो इट विल बिकम 0.023 समथिंग। क्लियर है क्या? बेसिक सवाल है, कोई नहीं। चलो और बढ़ते हैं इसके आगे। Calculate the half-life order reaction if rate constant of the reaction is 2 into 10 की power -2। Half-life for half-life order reaction, if rate constant of the reaction is 2 into 10, there is some lag I guess in this question. Half-life for which order reaction? Okay, so इस question को अपने को skip करना पड़ेगा। Why we have to skip this question? Because in this question the order for the reaction is not given, so I can't move with this question। चलो इसको अपन रहने देते हैं, just because कि यहाँ पे ऑर्डर मेंशन नहीं है। there may be something error or something kind of। अगर मान के चलो ये सवाल फिर भी अपन देखते हैं, अगर यहाँ पे 0 ऑर्डर दिया होता रिएक्शन का, if the 0 ऑर्डर is given, अगर सपोज करो 0 ऑर्डर मेंशन होता सवाल में, तो क्या ये सवाल बना सकते थे? हाफ लाइफ का फॉर्मूला लगाते 0 ऑर्डर के लिए। क्या प्यारे बच्चों, we will definitely write the half life formula as C0 by 2 के डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते थे। और अगर ये सवाल फर्स्ट ऑर्डर के रेस्पेक्ट में होता तो we can directly write ln2 by K। रेट कांस्टेंट दे रखा है रिएक्शन का, तो रेट कांस्टेंट यूज कर लेते और ln2 की वैल्यू पता होती है अपने को। मेरे को जैसा आइडिया लगता है ये क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर के रेस्पेक्ट में ही पूछा गया है, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन के बारे में तो कोई आइडिया है नहीं, और इफ वी डोंट हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन वी कांट गो विथ 0 ऑर्डर। सो डेफिनेटली ये सवाल फर्स्ट ऑर्डर के रेस्पेक्ट में है। चलो अगर दे ही दिया तो फर्स्ट ऑर्डर के रेस्पेक्ट में अपन सॉल्व कर लेते हैं इसको। ln2 by K, ln2 की वैल्यू होती है 0.693, इसको डिवाइड कर दो दिए गए K की वैल्यू से, एंड द गिवन वैल्यू इज 2 into 10 की पावर -2। इसको आप सॉल्व करके इसमें से एक ऑप्शन क्विकली फाइंड कर सकते हो। चलो इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। फाइंड द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी फॉर रिएक्शन 2NO2 plus 2NO plus 2NO2 giving 2NO plus O2 if rate is K into NO2 का पावर 2। ओके, ये तो बहुत बेसिक सवाल लग रहा है अपने को। डायरेक्टली रेट का इक्वेशन दे दिया है, एक ही रिएक्टेंट, रेट के इक्वेशन में सिर्फ एक मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए डेफिनेटली यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा। कैसा रिएक्शन होगा प्यारे बच्चों? दिस विल बी डेफिनेटली यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये तो तय है कि ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है और कुछ नहीं सोचना अपने को। दूसरा पावर में 2 लगा हुआ है, इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सो द ऑप्शन गोज एज 6। तो इस तरीके से हमने देखा। क्या और कोई सवाल लिया है क्या हमने? देखते हैं। नहीं प्यारे बच्चों। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विथ अस कि आपने पूरे सवाल देखे, पूरे सवाल को समझा अच्छे तरीके से।
केमिकल काइनेटिक्स के थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से सीखने के बाद आपने ये तमाम तरीके के प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखे जो सीईटी में पहले पूछे जा चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स के, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको इस बात का एग्जैक्ट आइडिया लगाने के लिए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो थ्योरी आपको बताया गया है, जो पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उस पे बेस्ड एज इट इज सवाल होता है। हो सकता है बाई लक, बाई एनी चांस इसमें से ही कोई सवाल आपके इस साल के पेपर में उठ के आ जाए, और तो आप बहुत अच्छा स्माइल करोगे जब आपके खटखट आंसर टिक होंगे। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। बहुत डिटेल सॉल्यूशन देने का कोशिश किया है। कुछ रिपीटेड सवाल ऐसे थे जिसमें मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूला हिंट देके एक सर्टेन स्टेप तक लाके छोड़ा कि जिसके बाद आप उसके आंसर्स खुद से कर सको, क्योंकि कुछ काम अपने एंड से भी आपको करने हैं ताकि उसके प्रैक्टिस करके आपके कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो सके और आप पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सको। सो आई होप पूरा का पूरा कंटेंट आपको ढंग से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, सो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद आचार्य डिजिटल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।